नमस्कार साथियों, मैं दिनेश शर्मा अबाइंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज अपन बात करें राजस्थान ज्योग्राफी की, और राजस्थान ज्योग्राफी के अंतर्गत जो अपना पहला टॉपिक आता है उस टॉपिक का नाम आता है राजस्थान का स्थिति और विस्तार। तो राजस्थान की स्थिति विस्तार की अपन गहन बढ़िया से चर्चा करेंगे और अच्छे से अच्छा आपको अध्ययन करवाया जाएगा। जितना हो सके उतना अच्छा प्रयास रहेगा। आप सभी लोग साथी जुड़ें और सही ध्यान देवें। तो सबसे पहले अपन बात करें राजस्थान का स्थिति और विस्तार, जो पहला टॉपिक आता है इसके अंतर्गत अपन ये चर्चा करते हैं कि राजस्थान अपनी संपूर्ण पृथ्वी पर कहां है ये देखा जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको कुछ बेसिक जानकारियां देना चाहता हूं। जैसे कि अगर अपन चर्चा करें तो आपको पता होगा कि अपनी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी की अगर मैं बात करूं तो इस अपनी पृथ्वी की अपन कौन सी सतह पर रहते हैं। तो सबसे पहले अपनी ये समस्या रहती है, कईयों को ये पता भी नहीं रहता कि अपन पृथ्वी पर अपनी स्थिति कहां है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जैसे ये ग्लोब है, तो इस ग्लोब को आप पृथ्वी समझ लो। तो इस पृथ्वी की अगर मैं बात करूं तो इस पृथ्वी की अपन ऊपरी सतह पर रहते हैं। तो सभी साथी ध्यान देवें कि अपन पृथ्वी की कौन सी सतह पर रहते हैं, ऊपरी सतह पर रहते हैं, अंदर नहीं रहते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आपको पता होना चाहिए। ऊपरी सतह पर रहते हैं तो ऊपरी सतह जितनी भी है, अगर आप इस ऊपरी सतह को 100% मान लेते हो, भाई जितनी भी ऊपरी सतह है इस ऊपरी सतह को 100% मान लो, तो आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी की ऊपरी सतह के 70.8% भाग पर जल पाया जाता है। 70.8% भाग पर क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। इसके अलावा जो 29.2% बचा हुआ है उस पर अपना क्या पाया जाता है? स्थल भाग पाया जाता है, तो जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। तो सभी साथी देखें, जैसे ये अपनी पृथ्वी है, इस पृथ्वी की अगर मैं चर्चा करूं तो जैसे ये ऊपरी सतह थी, इस ऊपरी सतह को पूरी को अपन ने 100% मान लिया। तो 100% मान लेते हैं तो इस ऊपरी सतह के 70.8% भाग पर क्या था अपना? 70.8% भाग पर जड़ है भाई। देखो सभी साथी, देखो 70.8% भाग पर क्या है? जल है। तो ये 70.8% भाग पर क्या पाया जाता है? जल है। ठीक है, इसके बाद की अगर मैं चर्चा करूं नेक्स्ट, तो जो बच गया वो कितना परसेंट बच गया? 29.2% भाग बच जाता है। इस पर क्या पाया जाता है? स्थल भाग पाया जाता है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि संपूर्ण पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उसके 70.8% भाग पर जड़ है और 29.2 पर क्या है? स्थल है। फिर अगर मैं चर्चा करूं, देखो जैसे ये पृथ्वी आपको दिख रही होगी, इस पृथ्वी पर जो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है वो जल है, और जो ऊपर का स्थल भाग है ये स्थल भाग 29.2% है। ठीक है, अब आपको ये पता होगा कि जो 29.2% स्थल भाग है, ये 29.2% स्थल भाग संपूर्ण पृथ्वी पर एक ही जगह पड़ा हुआ नहीं है, ये अलग अलग टुकड़ों में पटा हुआ है। और अलग अलग टुकड़ों में जो है, इस स्थल भाग के अलग अलग टुकड़ों में कितने टुकड़े? तो स्थल भाग के आपको पता होना चाहिए 60 टुकड़े हैं, और इस जड़ भाग के कितने टुकड़े हैं? जड़ भाग के 4 टुकड़े हैं। तो पृथ्वी की संपूर्ण ऊपरी सतह के 70.8% भाग पर जो जड़ था उसके कितने टुकड़े बता दिए अपन ने? 4। और जो 29.2% भाग पर स्थल है उसके कितने टुकड़े बता रहे हैं अपन? 7। तो आपको पता होगा जो 7 टुकड़े पड़े हुए हैं इनको अपन सातों महाद्वीप कहते हैं, और जो जड़ भाग पड़ा हुआ है उसे अपन महासागर कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जड़ भाग से क्या बन गए हैं? जड़ भाग से महासागर बने हैं, और स्थल भाग से क्या बने हैं? महाद्वीप है। तो सबसे पहले आपको यह पता चल गया कि अपन पृथ्वी की ऊपरी सतह पर रहते हैं, और ऊपरी सतह को 100% मानकर बात करें तो जल कितना परसेंट है, स्थल कितना परसेंट है? स्थल भाग 60 टुकड़ों में बटा हुआ है और जड़ भाग के 4 टुकड़े हैं। तो आज से करोड़ों साल पहले की अगर मैं चर्चा करूं थोड़ी सी, तो आपको पता है आज तो इसके 60 टुकड़े हैं, लेकिन कई साल पहले ये जो सातों महाद्वीपों एक ही जगह पड़े हुए थे, और संपूर्ण सातों महाद्वीपों को, स्थल भाग को पेंजिया कहा जाता था। तो संपूर्ण स्थल भाग को क्या कहा जाता था? पेंजिया। और जो समस्त जड़ भाग जो पड़ा हुआ है उस जड़ भाग को क्या कहा जाता था? पेंथालासा। ये थोड़ी सी की मैं चर्चा कर रहा हूं बेसिक जानकारी के लिए, क्योंकि राजस्थान को अपन ढूंढेंगे, भाई राजस्थान पृथ्वी पर कहां है, उसके लिए अपन को थोड़ा सा पता होना चाहिए पृथ्वी पर क्या स्थिति है, स्थल कितना है, जल कितना है। तो पेंजिया जो है वो 29.2% ही था, चाहे आज उसके 60 टुकड़े हो चुके हैं, और पेंथालासा 70.8% ही है, जो आज उसके कितने टुकड़े हैं? 4 टुकड़े हो गए। कालांतर में क्या हुआ? धीरे धीरे इस पेंजिया के 2 टुकड़े हो गए, एक उत्तर में और एक दक्षिण में। जो उत्तर वाला भाग है पेंजिया का, उत्तर जो 2 टुकड़े हुए हैं पेंजिया के, उत्तर वाले भाग को अपन कहते हैं अंगारा लैंड, जो कि आपने सुना होगा। क्या कहा जाता है? अंगारा लैंड कहते हैं।
और जो दक्षिण वाला भाग है इसे अपन कहते हैं गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड कहा जाता है। तो आपको पता होगा कि पेंजिया के कालांतर में दो टुकड़े हुए, ऊपर वाले हिस्से को अंगारा लैंड जिसे उत्तरी भाग कह सकते हो, दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं। और इसी टाइप से अंगारा लैंड के तो 3 टुकड़े हुए हैं और गोंडवाना लैंड के 4 टुकड़े हुए हैं, और 4 और 3 कितने महाद्वीप हो गए, 7 महाद्वीप हो गए। तो इस प्रकार से, और बीच में जैसे ही जो जड़ आ जाता है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो पानी आ गया उसे अपन ने कहा 33 सागर। ये कुछ बेसिक थी जो आपको ये बताया गया कि पृथ्वी पर अपन कौन सी सतह पर रहते हैं, ये सारी बेसिक जानकारी हो चुकी है। इसके आगे की अगर अपन चर्चा करें तो आपको पता होगा, जैसे अब ये पृथ्वी थी, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर रहते थे, पृथ्वी पर जो 7 महाद्वीप हैं उस महाद्वीपों में से अपन कौन से महाद्वीप पे रहते हैं, एशिया महाद्वीप पे रहते हैं, ये आपको पता है। तो एशिया महाद्वीप पे रहते हैं, तो जैसे ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, जैसे ये पृथ्वी थी, अपन ने इस पृथ्वी को पहले 3D में, इसको अपने 2D के अंदर मानचित्र पे देख रहे हैं। तो मानचित्र पे देखते हैं तो आपको पता होगा जो 7 टुकड़े दिख रहे हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, और ये नीचे दक्षिणी जो साउथ पोल है अपना, उस पर अंटार्कटिका है। तो मैं बात करूं कि अपना राजस्थान जो इंडिया के अंदर है वो कहां है, तो आपको पता होगा एशिया महाद्वीप में। और एशिया महाद्वीप की कौन सी दिशा में है, तो सबसे पहले अपन राजस्थान को ढूंढ रहे कि पृथ्वी पर राजस्थान कहां है। तो बीच में से जो रेखा गुजरती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं, आपको बेसिक पता होगा। और सीधी जो खड़ी लाइनें होती है वो देशांतर रेखाएं। तो राजस्थान या इंडिया विश्व के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, यह बात कंफर्म है। इसके अलावा मैं बात करूं कि इस एशिया महाद्वीप में कहां है, तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण और ये पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो यही चीज कहना चाह रहा हूं कि विश्व के तो उत्तर पूर्व में और एशिया महाद्वीप पर राजस्थान कहां है, दक्षिण पश्चिमी दिशा में, जिसे नक्षत्रीय कोण भी कहा जाता है। ठीक है, आगे की चर्चा करेंगे। तो आपने पृथ्वी पर ढूंढ लिया राजस्थान कहां है, फिर एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति देख ली, भाई पृथ्वी पर राजस्थान कहां है, फिर आगे की मैं चर्चा करूं। तो राजस्थान अपना भारत के अंदर था, तो भारत की स्थिति देखो, भारत की ये कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है, ये दक्षिणी दिशा है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है। तो उत्तर और पश्चिम के बीच में, मतलब भारत के कौन सी दिशा में हो गया, उत्तर पश्चिम में। विश्व के तो उत्तर पूर्व में हो गया, एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में हो गया, और भारत के उत्तरी पश्चिम दिशा में स्थित है राजस्थान। ठीक है, इसके आगे की अगर चर्चा करें तो राजस्थान को आपने ढूंढ लिया कि पृथ्वी पर कहां है, तो संपूर्ण पृथ्वी की ऊपरी सतह पर थे, 70.8 पर जल था, 29.2 पर स्थल है। फिर अपन ने कहा कि पृथ्वी पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में, और राजस्थान वो भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में क्या स्थित है, अपना राजस्थान स्थित है। नेक्स्ट आगे की चर्चा करें तो आपको पता होगा जो राजस्थान शब्द जो आया है उसके लिए कौन कैसे कैसे वर्तमान में राजस्थान जो नाम आया है उस पे उससे पहले क्या क्या किया गया है वो सुनो। तो सबसे पहले परिचय की बात करो राजस्थान शब्द की, तो राजपूत राज्यों की जो प्रधानता के कारण आपको पता है राजस्थान राजपूतों हमेशा शासन रहा है और राजपूतों ने शासन किया है। इसी वजह से राजपूतों की प्रधानता कालांतर में इसे क्या कहा जाता था, इसे राजपूताना कहा जाता था। राजपूतों की प्रधानता के कारण पहला ये हो गया, भाई राजपूताना क्यों कहा गया। महर्षि वाल्मीकि का नाम सुना होगा, ये सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि किनके अनुसार ये शब्द राजस्थान शब्द किसने क्या क्या कहा। तो महर्षि वाल्मीकि ने आपको पता होगा मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया है राजस्थान के लिए, तो इस चीज का ध्यान रखना, महर्षि वाल्मीकि मरुकांतर कह रहे हैं। इसके अलावा राजपूतों की जो शासन था इसी वजह से राजपूत यहां सबसे ज्यादा थे, राजपूताना कहा गया। और जो महर्षि वाल्मीकि कहा गया, इसके अलावा राजस्थानी द्वितीय अपना एक शिलालेख था जो बसंतगढ़ सिरोही का था, उसके अंदर पहली बार बसंतगढ़ शिलालेख जो है अपना जो सिरोही का है उसके अंदर राजस्थानी द्वितीय के अंदर भी इसका प्रयोग किया गया है। महर्षि वाल्मीकि राजस्थानी द्वितीय बसंतगढ़ शिलालेख। फिर आगे अगर मैं चर्चा करूं निश्चय आगे तो कुछ शब्दों को देखना, राजपूताना क्यों कह रहे हैं, महर्षि वाल्मीकि ने कौन से शब्द का प्रयोग किया है। सबसे पहले राजस्थानी द्वितीय बसंतगढ़ सिरोही जो शिलालेख है उसमें प्रयोग किया गया। उसके बाद मोहन नैणसी का नाम सुना होगा, मोहन नैणसी ख्यात राजपूरक में, राजपूरक के एक तो मोहन नैणसी ख्यात है और एक राजपूरक में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। दो जगह हुआ है, एक तो मरुकांतर बोल दिया महर्षि वाल्मीकि ने, राजपूताना क्यों बोल रहे हैं ये आपको पता चल गया। मूणोद नैणसी ख्यात और राजपूरक में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है, दोनों का ध्यान रखना। परंतु इस भाग के लिए राजपूताना शब्द सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस का नाम सुना होगा आपने, तो ये ध्यान रखना राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया, जॉर्ज थॉमस ने किया है और 1800 ईस्वी में किया है। ठीक है, फिर आगे अपन चर्चा आगे की चर्चा करें
तो कर्नल जेम्स टोड का नाम सुना होगा, राजस्थान के इतिहास का जनक जिसे कहा जाता है। उसने राजस्थान के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया? तो इसके अगर बात करें, कर्नल जेम्स टोड की एक बुक भी है, पश्चिमी एवं मध्य भारत राजपूत राजाओं के लिए। पॉलिटिकल एजेंट था ये, के भाई था कौन ये? तो ये पॉलिटिकल एजेंट था। इसने राजस्थान कहा गया, इसे राजस्थान कहा गया, क्यों कहा गया? आम बोलचाल में यहां पर जो राजपूत रहते थे उनके निवास स्थान को राजस्थान कहा जाता था, इस वजह से इसने क्या कह दिया, इसको राजस्थान शब्द यूज में लिया। इसके अलावा इसकी बुक का नाम सुना होगा आपने, जो प्रसिद्ध बुक है कर्नल जेम्स टोड की प्रसिद्ध बुक थी 1829 में, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था भाई। तो सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया। राजपूताना शब्द जॉर्ज थॉमस दे रहे हैं 1800 ईस्वी में, महर्षि वाल्मीकि जो शब्द दे रहे हैं मरुकांतर दे रहे हैं। ये एक एक ध्यान रखना, मोड़ नेटसी राजपूरक में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है ना। और इसके अलावा ये तो इसकी बुक का भी ध्यान रखना है, कर्नल जेम्स टोड की 1829 में जो बुक है राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, औपचारिक रूप का ध्यान रखना, औपचारिक रूप से 26 जनवरी 1950, आपको पता होगा अपने भारत का जो संविधान लागू हुआ था, जो कौन सा चरण हो सकता है, 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से राजस्थान स्वीकार किया गया। तो ये सीधा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि राजस्थान सबसे पहले औपचारिक रूप से, ये जो भी कह रहे थे वो कह के चले गए, कोई राजपूताना कह रहा है, कोई राजस्थान कह रहा है, कर्नल जेम्स टोड ने कहां कहा, कौन सी बुक में कहा, कब कहा, लेकिन औपचारिक रूप से इसका कब का नाम में आया था, 26 जनवरी 1950 का। इस चीज का खास तौर से ध्यान रखना है। फिर आगे मैं चर्चा करूं कि राजस्थान, जो ही मैंने शुरू में बातें की थी कि राजस्थान विश्व के उत्तरी पूर्व में है और भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में। विश्व के तो आपको बताया था, विश्व के उत्तर पूर्व में और भारत के उत्तर पश्चिम में, जो मैप से भी आपको बताया गया था। और यह भी कहा था कि एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में है ना, एशिया महाद्वीप के कहां है, दक्षिण पश्चिम में। फिर आगे अपन बात करें तो राजस्थान का आकार कैसा है, तो आपको सबको पता होगा राजस्थान का आकार पतंगाकार है या विषम कोण है, जिसे इंग्लिश में रोम्बस शब्द का यूज किया जाता है, वो अधिकतर आ जाता है भाई। रोम्बस का भी ध्यान रखना है, राजस्थान का आकार पतंगाकार है या विषम कोण है। ये विषम कोण जो रोम्बस शब्द किसने यूज में लिया है, ये टी.एच. हेंडले, इसका खास तौर से ध्यान रखना है भाई, टी.एच. हेंडले द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे अगर चर्चा करें अपन तो राजस्थान का क्षेत्रफल आपको पता होगा कितना है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है, ये आपको पता है, जो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। जो भारत में 28 स्टेट है उनमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस कौन से राज्य का है, राजस्थान का है। 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है, जिसे वर्ग मील में आप लोग 1,32,139 वर्ग मील कह सकते हो। फिर आगे चर्चा करें, जो ये क्षेत्रफल है, जो राजस्थान सबसे बड़ा है, ये भारत की कुल जमीन का कितना परसेंट है, तो ये पता है कि 10.41% लेके बैठा है। कुछ बेसिक है जो आपको सबको पता रहता है कि 10.41% है। क्या राजस्थान शुरू से क्षेत्रफल में पहला था क्या? नहीं था। जब एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, 1 नवंबर 2000 की घटना है, 1 नवंबर को 2000 को जब एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बन गया, जिसका क्षेत्रफल यह है, वर्ग मील में कितना है और भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, यह भी ध्यान रखना है। फिर आगे अपन चर्चा करें कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान है, तो राजस्थान बड़ा है, तो राजस्थान के बाद कौन कौन से, एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, तो राजस्थान के बाद जो जो राज्य है उनकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, और राजस्थान के बाद जो आता है वो महाराष्ट्र आता है, फिर एमपी आता है, फिर आंध्र प्रदेश और यूपी, ये भी ध्यान रखना है। एमपी है, पहले महाराष्ट्र है, फिर एमपी है, आंध्र प्रदेश और यूपी है। ठीक है, राजस्थान तो पहला है, फिर महाराष्ट्र कर दो, एमपी कर दो, आंध्र प्रदेश कर दो, यूपी कर दो, ये भी ध्यान रखना है। तो राजस्थान विश्व के उत्तर पूर्व में, भारत के उत्तर पश्चिम में, ये सारी कंप्लीट चीजें हो चुकी है। इसके अलावा आगे की अपन चर्चा करें तो सारी चीजें आपको बढ़िया मैप से करवाई जाएगी। ये कुछ बेसिक जानकारी हैं जो राजस्थान शब्द, महर्षि वाल्मीकि ने, राजपूताना शब्द, राजस्थान शब्द, कर्नल जेम्स टोड की बुक का नाम, ये सब कॉमन है, ये सभी को आनी चाहिए भाई। आगे अगर बात करें तो क्षेत्रफल की अगर चर्चा करें तो क्षेत्रफल संबंधित और भी चर्चाएं कर लें। जैसे राजस्थान सबसे बड़ा है तो कौन कौन से देशों से, विश्व में क्या कंडीशन होगी, तो आपको पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की तुलना यदि विश्व के देशों से की जाए तो राजस्थान श्रीलंका का नाम सुना होगा। श्रीलंका जो है उससे कितने गुना है, 5 गुना है। श्रीलंका जो देश है उससे 5 गुना बड़ा है। सोचो कि राजस्थान का क्षेत्रफल श्रीलंका से 5 गुना है।
चेकोस्लोवाकिया का नाम सुना होगा, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना है, श्रीलंका से 5 गुना, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना। इजराइल जो आज पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 टेक्नोलॉजी रखता है, उससे अपन 17 गुना अधिक बढ़े हैं। सोचो कि राजस्थान की स्थिति कैसी है। इजराइल से अपन 17 गुना बढ़े हैं, श्रीलंका से 5 गुना है और चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना है। और जो अपन पे राज करके गया था इंग्लैंड, उससे भी दुगने हैं अपन, उससे भी दुगने से भी बड़ा है अपना राजस्थान। सोचो, ठीक। और जापान की अगर बात करें, जो अच्छी टेक्नोलॉजी है, उसके लगभग समान साख है, उससे कुछ ही छोटा है। तो राजस्थान की विश्व में कंडीशन देखी आपने, जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो श्रीलंका से 5 गुना, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना है। इसके अलावा अगर बात की, इजराइल से 17 गुना है और जापान से कुछ ही छोटा है, इंग्लैंड से 2 गुना है। ठीक है, आगे अपन चर्चा करें तो ये राजस्थान का मैप है। तो राजस्थान की शुरुआत करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी साथियों को राजस्थान का पूरा मैप याद होना चाहिए। और राजस्थान के पूरे जो वर्तमान में तो अभी जिले अपडेट होंगे, अभी तक वो आपके साल 6 महीने लग जाएंगे उन जिलों में जो 19 जिले बने हैं, लेकिन फिर भी जो वर्तमान में अपन जो पढ़ रहे हैं वो उन्हीं 33 जिलों के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो उन 33 जिलों की अगर मैं बात करूं तो सभी को सबसे पहला काम ही आपको ये करना है कि पहला टॉपिक जो होगा, तो पहली अगर मैं चर्चा करूं आपको, तो सभी साथी बढ़िया बने, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बनने के लिए। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि सबसे पहले राजस्थान का अगर आपको मैप याद होता है तो पूरा राजस्थान का स्थिति विस्तार क्लियर है। तो उसके लिए आपको मैं कुछ तरीके बता रहा हूं भाई, राजस्थान का मैप कैसे याद होगा। तो राजस्थान के मैप की अगर मैं चर्चा करूं तो कोशिश करना कि इसी तरीके से आपको ये नक्शा याद रहे। तो देखो, सबसे पहले राजस्थान का उत्तरतम जो जिला है वो श्रीगंगानगर है। आपको पता होगा राजस्थान का सबसे उत्तरतम जिला कौन सा है? श्रीगंगानगर। ये आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ने से पहले पूरे राजस्थान का मैप याद करना है। उसके लिए मैं एक तरीका बता रहा हूं कि आपको किस तरीके से याद रह सकता है। श्रीगंगानगर रहेगा। दूसरे नंबर पे जो जिला आएगा उसका नाम बीकानेर है भैया। ये आपको सबको आता भी है, लेकिन फिर कुछ कुछ जिलों में आपको प्रॉब्लम रहती है, बाकी कोशिश करना। श्रीगंगानगर, बीकानेर है। फिर जो आता है उसे जैसलमेर कहते हैं। तो इसके लिए आप एक काम किया करो कि आप ये भी कर सकते हो कि एक खाली मैप लेके बैठ जाओ और साथ में प्रैक्टिस कर लिया करो ना। श्रीगंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है। उसके बाद में जो जिला आता है उसे बाड़मेर कहते हैं। तो चारों वही जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ लगते हैं, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। फिर जो आता है ये जो लंबा साख है, इसे बोलते हैं जालोर बोलते हैं भाई। ठीक है, जालोर के बाद में सिरोही आता है। देखो, इस मैप को मैं भरा हुआ भी रख सकता था भाई, आपको सीधे नाम बोल देता, लेकिन आप खुद एक बार इसको देखोगे, सही नजर डालोगे तो हो सकता है ये साथ में याद हो जाए। श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर और सिरोही। सिरोही के बाद में जो जिला आता है उसको आपने सुना होगा, उदयपुर जिला है भाई। कौन सा जिला है? उदयपुर। ठीक है, उदयपुर के बाद में जो ये जिला आता है उसे डूंगरपुर कहते हैं भाई। कौन सा कहते हैं? डूंगरपुर। और डूंगरपुर के बाद में नीचे नीचे राजस्थान का दक्षिणतम जिला है, उसका नाम है बांसवाड़ा। तो आपको मैं कहना चाह रहा हूं कि फर्स्ट स्टेप जो होगा, आपको कुछ स्टेप लेने, 4 स्टेप में अंदर पूरा राजस्थान का मैप हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में श्रीगंगानगर से बांसवाड़ा तक आ जाओ। श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इस टाइप से करोगे। दूसरा जो स्टेप लेना है आपको, वो यहां जाओ। आपको दिख रहा होगा एक बड़ा सारा राजस्थान के मैप में जिला आता है इधर, जिसे बोलते हैं हनुमानगढ़ बोला जाता है, हनुमानगढ़। तो इस चीज को आपको एक कॉमन नहीं लेना है, थोड़ा सीरियस लेना है कि बिना राजस्थान के मैप के आपकी राजस्थान ज्योग्राफी सही नहीं हो सकती भाई, इस चीज का ध्यान रखना। हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ के बाद में जो जिला आता है उसे चूरू कहते हैं। ठीक है, हनुमानगढ़ चूरू है, बड़ा सारा है। फिर एक छोटा सा आता है जिसे आप झुंझुनू कहते हो। कौन सा जिला है? झुंझुनू है भाई। और झुंझुनू के बाद में अर्धचंद्राकार आकार में, अर्धचंद्राकार आकार में जो जिला दिखता है उसे अपन कहते हैं सीकर। सीकर के जैसे ही आगे आ जाओगे आप, तो आपको अपनी राजधानी दिख जाएगी जो जयपुर है। तो सीकर के आगे जो अपना जिला है जो थोड़ा सा बॉर्डर पे आ रहा है, उसे अपन कहते हैं जयपुर। ठीक है, तो हनुमानगढ़ बोला, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर। जयपुर के बाद में आपको पता है कौन सा जिला आता है? अलवर आता है। अलवर के बाद में जो जिला आता है वो भरतपुर आता है। ठीक है, और भरतपुर के बाद में राजस्थान का पूर्वोत्तम जिला जिसे आप धौलपुर कहते हो। तो इस प्रकार से सेकंड स्टेप हो जाएगा आपका, ये धौलपुर आ गया। देखो भाई, तो अपन ने सेकंड स्टेप लिया, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर और धौलपुर। ठीक है, जाएगा नहीं?
अब यानी फर्स्ट स्टेप में ये बोल लिया, सेकंड में अपन ने ये बोल लिया। तो लाइव क्लास है, वैसे अब अपनी ऑफलाइन रहती है तो फिर अपन प्रैक्टिस भी करवा देते हैं, लेकिन फिर भी आपको पूरा लाइव का भी पूरा देखना है। लाइव में भी पूरा पॉसिबल है कि सामने सामने सारी चर्चाएं हो रही है ना। तो सभी दादी देखो, सेकंड स्टेप में ये रहेगा। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, जो थर्ड स्टेप होगा जिसमें आपको एक धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर तीनों को एक साथ ले लिया करो। पहले धौलपुर, वापस धौलपुर से शुरुआत करो। धौलपुर होगा, फिर यहां पे करौली हो जाएगा, और करौली के नीचे जो आ जाता है उसे सवाई माधोपुर कहते हैं भाई, सवाई माधोपुर। तो देखो भाई, पहला कौन सा बताया आपने, धौलपुर से ही वापस शुरुआत करनी थी। तो भाई धौलपुर तो था ही, धौलपुर के बाद की अगर मैं चर्चा करूं तो ये अपना कौन सा है, करौली है भाई, करौली है, और एक सवाई माधोपुर है। तो तीनों को एक साथ ले सकते हैं अपन, धौलपुर, करौली और एक सवाई माधोपुर, तीन एक साथ हो जाते हैं। फिर तीन एक साथ ले लो, मछली के आकार में कोटा है, फिर उधर 12 है, फिर झालावाड़ है, तो कोटा, 12 और झालावाड़, तीन एक साथ, तीन एक साथ। तो ये आपका कौन सा हो गया, कोटा हो गया। जो आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों साइड सीमा बना रहा है, ऊपर भी और नीचे भी कोटा है, फिर इधर 2 है कोटा के ऊपर, इधर एक 12 आता है, और इस साइड में झालावाड़ आता है। तो 3 और 3 कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, 12 और झालावाड़। फिर इसके बाद में आप नीचे से शुरुआत करो, बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा के बाद में प्रतापगढ़ आता है। छोटा सा जिला दिख रहा होगा आपको, एक प्रतापगढ़ है भाई। प्रतापगढ़ के ऊपर एक चित्तौड़गढ़ आता है ना, चित्तौड़गढ़ आता है, ठीक। और चित्तौड़गढ़, ये चित्तौड़गढ़ नया इसमें टुकड़ा नहीं है, चित्तौड़गढ़ आता है। और चित्तौड़गढ़ के ऊपर जो पार्ट आएगा वो आयताकार आकार में आपका कौन सा जिला आ जाता है, भीलवाड़ा आ जाता है। इस प्रकार से पूरी बॉर्डर हो जाती है। और इस सीमा पर राजस्थान के कितने जिले हो जाते हैं, 25। ये मैप इस वजह से करा रहा हूं, जितनी भी चर्चा करेंगे वो सारी यहीं से हो जाएगी आपकी, मतलब सारे क्वेश्चंस यहीं से हो जाएंगे। तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, 3 एक साथ, 3 एक साथ और 4 नीचे से, तो 10 जिले अपने ये हो जाते हैं। फिर अंदर का पार्ट बचा हुआ है। जब 25 सीमा पर है तो अंतर्वर्ती कितने जिले हैं, 8 हैं। तो 8 में शुरुआत करोगे आप। नागौर, 4-4 के 2 राउंड ले लो, है ना। एक तो नागौर ले लोगे, नागौर के बाद में आप सीधे जोधपुर पे आ जाओ, जोधपुर के बाद सीधे आप पाली पे आ जाओ, और पाली के बाद में एक तिलक के समान राजसमंद है। तो नागौर, जोधपुर, पाली और राजसमंद हो जाएगा। ये 4 होने के बाद दूसरा स्टेप फिर 4 का लेना है। नागौर के बाद में इधर अजमेर दिख रहा होगा, एक त्रिभुजाकार आकार में अजमेर है, फिर टोंक है, फिर एक बूंदी है, और ये जयपुर के पास में कौन सा है, दौसा है। तो अजमेर, टोंक, बूंदी और दौसा, इस प्रकार से राजस्थान का पूरा मैप हो जाता है। तो आपको काफी चर्चाएं हो चुकी है। इन चर्चाओं के बाद में आगे अपन चर्चा करें कि राजस्थान का मैप बढ़िया से याद हो चुका है। ये मैप होने के बाद ही आगे की स्थिति समझ में आएगी। तो देखो भाई, जैसे राजस्थान की आपको पता चल गई कि विश्व के उत्तर पूर्व में ये कंडीशन थी, राजस्थान शब्द कैसे आया, ये सभी चर्चाओं के बाद में कुछ राजस्थान को पृथ्वी पर जैसे अलग अलग देश अलग अलग जगह पड़े हुए हैं, तो इनकी स्थिति पता करने के लिए अपन को 2 प्रकार की रेखाओं की जानकारी होनी चाहिए, एक अक्षांश रेखाएं और एक देशांतर रेखाएं। हालांकि अपन अक्षांश देशांतर नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ अपन को अक्षांश देशांतर की जानकारी होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि अक्षांश देशांतर की जानकारी होने से ही पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में अपन किसी भी देश की स्थिति पता कर सकते हैं। ये काम आती है स्थिति पता करने की। इस वजह से अपन इनकी बेसिक चर्चाएं कर रहे हैं। जैसे सभी साथी ध्यान दें, जैसे अपनी ये पृथ्वी थी, ठीक है, तो पृथ्वी आपको ग्लोब दिखाई थी मैंने। तो पृथ्वी की अगर मैं चर्चा करूं तो ये पृथ्वी थी। इस पृथ्वी की ऊपरी सतह पर अपन रह रहे हैं। इस पृथ्वी के बीच में से एक रेखा मानी जाती है जिसे अपन कहते हैं भूमध्य रेखा। पृथ्वी के बीचों बीच में से जो रेखा गुजरती है उस रेखा को आप क्या कहते हो, भूमध्य रेखा, जो आपने सुना होगा। पृथ्वी के बीचों बीच में से कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा। इसे ही आप लोग विश्वत रेखा भी कहते हो, विश्वत रेखा, ठीक है, जो आपको सबको आती होगी। इसे ही आप 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हो, 0 डिग्री अक्षांश। तो पृथ्वी के बीचों बीच में से जो रेखा गुजरती है उस रेखा का क्या नाम है, उस रेखा का नाम है आपके विश्वत रेखा या भूमध्य रेखा, या 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं इसे, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये ध्यान रखना आप लोग। पृथ्वी के बीचों बीच में से कौन सी रेखा गुजरती है, बीच में से भूमध्य रेखा गुजरती है, जिसे आप विश्वत रेखा कहते हो या 0 डिग्री अक्षांश कहते हो। इसी को इंग्लिश में इक्वेटर भी कहा जाता है ना, इक्वेटर भी कहा जाता है भाई, जो आपको इस पीडीएफ में सब लिखा हुआ है, सब मिल जाएगा पीपीटी पे। तो पृथ्वी के बीच में से गुजर रही है। फिर अगर मैं चर्चा करूं तो आपको पता होगा जैसे पृथ्वी के बीच में से भूमध्य रेखा है तो आधा कटोरा ऊपर हो जाता है और आधा कटोरा नीचे, तो पृथ्वी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। भूमध्य रेखा के द्वारा पृथ्वी कितने टुकड़े, 2 टुकड़े।
ऊपर वाला जो गोलार्ध होता है उसे उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और नीचे वाले गोलार्ध को अपन दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला पोर्शन कौन सा होगा अपना? उत्तरी गोलार्ध होगा। तो पृथ्वी पर भूमध्य रेखा बीच में से गुजरती है, कितने गोलार्धों में बांट देती है? 2 गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध में और एक दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, तो भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांट रही है। भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा कह रहे हैं और इसे ही 0 डिग्री अक्षांश कह रहे हैं। देखो जी, वो चीजों को तो समझना ही पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी है, इनको समझने के बाद चीजें आसान हो जाती है। हालांकि कई चीजों में अपन को जोर भी आता है, कई चीजें पड़ी हुई रहती है, लेकिन फिर भी इनकी जानकारी से अपनी कई सारी चीजें क्लियर होने वाली है। अभी देखो, अपन अक्षांशीय स्थिति पढ़ के अक्षांशों से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं राजस्थान के, वो सारी चर्चाएं करेंगे। छूटेगा कुछ भी नहीं, ये कह सकते हैं अपन। बढ़िया से बढ़िया मटेरियल रहेगा, अच्छे से अच्छा। देखो, भूमध्य रेखा को क्या करे? विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। अब एक चीज सुनना, 0 डिग्री अक्षांश से कह रहे हो तो बीच में से 0 है तो सिंगल गिनती, काउंटिंग जो स्टार्ट होती है 1 से होती है, 1 से होती है। तो अपन यहां से 1 डिग्री अक्षांश लेंगे, 1 डिग्री। ठीक है, इससे ऊपर जाओगे 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री, 5, 6, ऐसे लाइनें बनती रहती है। आपको पता होगा पृथ्वी पर जितनी भी आडी लाइनें होती है, 0 डिग्री से ऊपर जितनी भी लाइनें होगी वो कौन से गोलार्ध में होगी? उत्तरी गोलार्ध। गिनती कितने से चालू कर रहे हैं? 1 से। 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते ऊपर जो आ जाता है वो 90 डिग्री आ जाता है। ठीक है, तो 1 से लेकर 90 तक या 1 से 90 तक की बात करें तो कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध। ये सभी लाइनें उत्तरी गोलार्ध में है और उत्तरी गोलार्ध में ध्यान रखना, जितनी भी पृथ्वी पर ये जो आडी लाइनें होती है वो अक्षांश रेखाएं होती है। बस शर्त ये है कि जो 0 से ऊपर है वो उत्तरी गोलार्ध में, तो इन्हें उत्तरी अक्षांश कह देते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध की लाइनों को अपन क्या कह देते हैं? उत्तरी अक्षांश कह देते हैं। ठीक है, जो भी हो, जैसे यहां कोई 20 डिग्री की लाइन होगी तो इसे 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश कह दो। यहां कोई 40 डिग्री की लाइन होगी तो 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश कह दो। तो अपने कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध की सभी लाइनों को क्या कह देते हो? उत्तरी अक्षांश। और दक्षिणी गोलार्ध में जैसे ये प्रोसेसिंग जो 1 से 90 तक की अपनी कहां चली है? उत्तरी गोलार्ध में। ये की ये प्रोसेसिंग कहां चलती है? दक्षिणी गोलार्ध में। गिनती वही 1 से, बीच में 0 है ही, बीच में 0 है, फिर 1, 2, 3, जैसे जैसे अपन ऊपर जा रहे हैं ये गोले भी छोटे होते जा रहे हैं और लास्ट में जो आता है वो 90 नंबर का आता है। ठीक है, ये की ये प्रोसेसिंग कहां है? नीचे। 1, 2, 3, 4 ऐसे कर दो। यहां 0 से ऊपर गए थे, यहां 0 से नीचे आ जाओ। ऐसे करते करते लास्ट में जो आ जाएगा वो 90 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कौन से गोलार्ध की कंडीशन है? ये दक्षिणी गोलार्ध की है। तो उत्तरी गोलार्ध को उत्तरी अक्षांश कह रहे हो तो दक्षिणी गोलार्ध की लाइनों को अपन क्या कह देंगे? दक्षिणी अक्षांश कह देंगे। जैसे यहां कोई 20 डिग्री लाइन है तो आप इसे 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कह दो। यहां 60 डिग्री है तो 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कह दो। तो आपको पता होना चाहिए पृथ्वी के बीचों बीच में से जो रेखा गुजरती है उसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा के ऊपर वाला पोर्शन उत्तरी गोलार्ध है, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में भी 90 अक्षांश है और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 है। अब ये क्या काम आएगी? जैसे इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी देश पड़ा हुआ है, सपोज करो ये देश यहां पड़ा हुआ है। ठीक है, अलग अलग देश अलग अलग स्थिति पे है। तो जैसे अगर मैं चर्चा करूं, यहां पे देश ये 30 वाली लाइन से शुरू होता है और ऊपर 70 वाली लाइन पे खत्म होता है। तो आप इसे क्या कहोगे? आप इसे कहोगे 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क्योंकि दोनों के पीछे ही आपको उत्तरी अक्षांश लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि कौन से गोलार्ध की बात है? उत्तरी गोलार्ध की। फिर अगर जैसे कोई देश नीचे हो और नीचे ये 40 वाली लाइन से शुरू होता और नीचे 80 वाली लाइन पे खत्म होता, तो आप इसे क्या कह देते? 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 80 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दोनों ही दक्षिणी अक्षांश लग जाते। उसका कारण क्या है? क्योंकि ये कौन से गोलार्ध की चर्चा चल रही है? दक्षिणी गोलार्ध की। अब आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि जैसे किलोमीटर से छोटी इकाई जो होती है वो मीटर होती है, मीटर से छोटी इकाई सेंटीमीटर होती है। तो अपने क्या होता है, जो ये डिग्री होती है, जैसे 1 डिग्री है तो डिग्री से छोटी जो इकाई होती है वो मिनट होती है। और 1 डिग्री में आपको पता है कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। जिसे आप ये भी बोल सकते हो, जैसे डिग्री का निशान ये है तो 1 डिग्री इक्वल टू कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो मिनट के लिए एक सिंगल कोमा लगा देते हैं। मिनट से छोटी इकाई जो होती है सेकंड होती है, तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। सेकंड में डबल लग जाता है। इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो डिग्री थी, डिग्री से छोटी इकाई होती है मिनट। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60। और 1 डिग्री में कितने सेकंड? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो डिग्री के लिए आपको ये
गोल ये निशान होता है, मिनट के लिए सिंगल और सेकंड के लिए डबल। अब आगे अगर मैं चर्चा करूं तो देखो इसी को अगर मैं चर्चा करूं, जैसे अपन किसी भी मोस्ट अक्षांश रेखाओं की बात करें जो अपने राजस्थान में काम आने वाली है उनकी बात करूंगा, या राजस्थान की थोड़ी सी अगर मैं चर्चा ही कर लूंगा अभी। देखो भाई, तो अपन ने कहा कि पृथ्वी के बीच में से कौन सी रेखा गुजर रही थी? भूमध्य रेखा। अब मैं इसका नाम नहीं डाल रहा हूं, ये आपको पता है भूमध्य रेखा है, ईश्वत रेखा है, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इक्वेटर है। इससे ऊपर जाओगे तो आपको पता है ये उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में यहां पर एक लाइन आती है, ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में लाइन आती है 23.5 डिग्री का नाम सुना होगा। कितने डिग्री का? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, ठीक है। ये तो थी अपनी कौन सी? 0 डिग्री। ये कितनी है? 23.5 डिग्री। और एक नीचे आती है 23.5 डिग्री। इनको इंपोर्टेंस भी देते हैं अपन, वो कारण भी है इनका। ये तो जो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, उसे तो अपन कह देंगे उत्तरी अक्षांश। क्या कह देंगे? उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध वाली लाइन को उत्तरी अक्षांश कह दो। और दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री है उसे अपन दक्षिणी अक्षांश कह देते हैं, ठीक है, जिसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। यानी सॉरी, लैटिट्यूड अक्षांश रेखा, लॉन्गिट्यूड देशांतर होती है, लेकिन ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कार्फिकम, मतलब करक रेखा और मकर रेखा जिसे कहते हैं। तो आपको पता होगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को अपन कहते हैं करक रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं? करक रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को ही अपन कहते हैं मकर रेखा, ठीक है। अब एक चीज बताओ, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आप करक रेखा कह रहे हो और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को आप मकर रेखा कह रहे हो, जो पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में 23.5 हो रही है। तो 23.5 डिग्री को अगर मैं 23 डिग्री 30 मिनट कह दूं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि 1 डिग्री में 60 होता है तो आधे में 30 होता है। तो इसे 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भी कह सकते हो, यह भी ध्यान रखना है, ठीक है, जिसे अपन करक रेखा कहते हैं। और इसे 23.5 को अपन 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश भी कह सकते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है साहब। अब आगे चर्चा करूं कि राजस्थान कहां है। तो राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा कि राजस्थान अपने पृथ्वी पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में था। सपोज करो यहां राजस्थान, यही है राजस्थान, और करक रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजर रही है। दक्षिणी भाग में राजस्थान का दक्षिण जो जिला है वो बांसवाड़ा, अभी जस्ट मैंने आपको नक्शे में बताया था बांसवाड़ा था, इसके जस्ट ऊपर कौन सा था? डूंगरपुर है। तो आपको पता है करक रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर की तो सीमा बढ़ाती है और बांसवाड़ा की कहां से गुजरती है? बीच में से 2 जिलों से गुजरती है करक रेखा, जिसे आप 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हो। तो राजस्थान यहां है। तो मैं एक चीज कह सकता हूं कि अगर 23.5 डिग्री की रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजर रही है, 23-30 वाली यहां से गुजर रही है, तो राजस्थान 0 से 1 2 3 4 ऐसे जाते हो आप, तो राजस्थान पहले से ही शुरू हो चुका है। तो राजस्थान का जो नीचे वाला पोर्शन है वो शुरू होता है 23 डिग्री 3 मिनट से। उत्तरी अक्षांश लगाओगे या दक्षिणी अक्षांश, ही आपको पता है, क्योंकि 0 से ऊपर क्या लगाओगे? उत्तरी अक्षांश। तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से राजस्थान शुरू हो जाता है। फिर 24, 25, 26, 27 ऐसे करते करते ऊपर कितने डिग्री पे खत्म होता है? 30 डिग्री 12 मिनट पे राजस्थान खत्म हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान की अक्षांश स्थिति 23-3 से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक है। अब मैं जो कहना चाह रहा हूं, एक चीज और कहना चाहूंगा आपको कि अपन ने, ये तो आपको अभी मैप के अंदर और बता दी जाएगी, 23-3 से 30-12 है, लेकिन मैं मेन जो बात है वो ये कहना चाह रहा हूं कि इस करक रेखा को आप इतनी इंपोर्टेंस जो दे रहे हो, जैसे 23.5 डिग्री को आप करक रेखा कह रहे हो, 23.5 डिग्री को आप मकर रेखा कह रहे हो नीचे वाली को, इसका क्या कारण है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपनी पृथ्वी, इस पे कुछ चीज में जो समझाने चाह रहा हूं वो सुनो, इससे कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपके राजस्थान वाले। जैसे अगर मैं बात करूं, आपने पृथ्वी देखी, पृथ्वी तो नहीं देखी, अगर ग्लोब देखी है तो इसे मान लो आपने पृथ्वी देखी है। तो पृथ्वी की अगर मैं चर्चा करूं तो पृथ्वी कभी भी आपने देखी होगी ऐसे झुकी हुई रखी हुई है, ये ग्लोब कैसे झुकी हुई है। तो एक चीज ध्यान रखना, अपनी पृथ्वी जो है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है जिस पर ये टिकी हुई है, उसे अपन कहते हैं अक्ष। क्या कहते हैं? अब मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि अपन करक रेखा और मकर रेखा को इतनी इंपोर्टेंस क्यों देते हैं। तो जिस पर पृथ्वी नीचे टिकी हुई है उसे कहते हैं अक्ष। क्या कहा जाता है? अक्ष कहा जाता है। तो अगर ये पृथ्वी खुद घूम रही है तो अपने किस पर घूम रही है? अक्ष पर घूम रही है, ठीक है, जिसे एक्सिस बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना, पृथ्वी अगर खुद घूम रही है तो अपने किस पर घूम रही है? अक्ष पर घूम रही है, ठीक। और आपको पता है कि पृथ्वी घूमती 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 किसके चक्कर लगाती है? सूर्य के चक्कर लगाती है। और जिस रास्ते से सूर्य के चक्कर लगाती है उस रास्ते को कहा जाता है कक्ष।
तो एक तो होता है अक्ष और एक होता है कक्ष। अक्ष को एक्सिस बोलते हैं और कक्ष को ऑर्बिट बोला जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत, लेकिन कुछ शब्दों को इंग्लिश सीख लो ना। एक्सिस और ऑर्बिट, तो अगर पृथ्वी खुद घूम रही है तो अपने किस पर घूम रही है? अक्ष पर घूम रही है, ठीक। और आपको पता होगा अक्ष पर जो घूम रही है उस क्रिया को क्या कहते हैं? उस क्रिया को अपन परिभ्रमण कहते हैं भैया, परिभ्रमण, या इसे ही घूर्णन भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे रोटेशन कहते हैं। तो पृथ्वी खुद जिस पर टिकी हुई है वो अक्ष है, जिस पर पृथ्वी टिकी हुई है वो अक्ष है, और उस क्रिया को अपन क्या कहते हैं? परिभ्रमण या घूर्णन कहते हैं। और जब पृथ्वी जिस रास्ते से सूर्य के चक्कर लगाती है उस रास्ते को कक्ष कहा जाता है, ऑर्बिट कहते हैं, और उस क्रिया को परिक्रमण कहते हैं, परिक्रमण। ये ध्यान रखना, परिक्रमा जो लगाई जाती है उसे परिक्रमण कहते हो, और खुद घूमने को अपन रोटेशन कहते हैं या परिभ्रमण कहते हैं। तो एक चीज पता होगी, अपनी पृथ्वी ऐसे सीधी नहीं है, अपनी पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसे झुकी हुई है। तो अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है तो ये कितने डिग्री झुकी हुई है? ये अपनी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यानी 23.5 डिग्री अपनी पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो झुकी होने के कारण, झुकी होने के कारण ध्यान रखना, झुकी होने के कारण जब ये अपने अक्ष पर घूमती है या घूमती घूमती किसके चक्कर लगाती है? सूर्य के चक्कर लगाती है। तो उस कंडीशन में सूर्य की सीधी किरणें या तो कर्क रेखा पर आती है या मकर रेखा पर आती है, भूमध्य रेखा। इसके बीच बीच में ही सूर्य का प्रकाश सीधा सीधा आता है, यानी सूर्य की लास्ट सीमा कर्क रेखा तक है और लास्ट सीमा नीचे की कहां तक है? मकर रेखा तक। यह ध्यान रखना है आपको। तो सूर्य, मैं ये कहना चाह रहा हूं, वैसे तो पृथ्वी किसके चक्कर लगाती है? सूर्य के। जिस पर चक्कर लगाती है उसे कहते हैं कक्ष, उस क्रिया को कहते हैं परिक्रमण। और पृथ्वी जिस पर टिकी हुई है उसे कहते हैं अक्ष, और उस घूमने की क्रिया को कहते हैं परिभ्रमण या घूर्णन। इंग्लिश में इसे रोटेशन कहा जाता है, इस परिक्रमण को रेवोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। अब मैं बात करूं कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है तो सूर्य की सीधी सीधी किरणें कहां आएगी? कर्क रेखा पर या मकर रेखा पर। अब वो कंडीशन में एक चित्र के माध्यम से आपको बता रहा हूं, तो सभी साथी ध्यान देवे। देखो भाई, तो ध्यान से देखो कि वैसे तो आपको पता है कि पृथ्वी किसके चक्कर लगाती है? सूर्य के। ये तो कंफर्म है कि पृथ्वी किसके चक्कर लगा रही है? सूर्य के। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कोई एक डायग्राम बना रहा हूं जिसमें सूर्य को अपन राउंड करवा रहे हैं, समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए ना। जैसे ये मान लो सूर्य है अपना, सूर्य यहां है, ये सन है अपना सूर्य। सूर्य जब भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है तो साल में कितने महीने होते हैं? आपको पता है 12 महीने होते हैं। तो 3-3 महीने के राउंड फिगर में आपको समझाने जा रहा हूं। देखो, अगर सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है तो वो दिन होता है 21 मार्च का। कौन सा दिन होता है? 21 मार्च को। 21 मार्च को सूर्य कौन सी रेखा पर चमक रहा है? भूमध्य रेखा पर, ठीक है। इसके बाद में, मार्च के बाद में अप्रैल, मई और जून। 21 जून को सूर्य कहां पहुंच जाता है आपका? 21 जून को पहुंच जाता है सूर्य कर्क रेखा पर, ठीक है। सूर्य नहीं पहुंचता है, पृथ्वी पहुंचती है, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूं कि 21 जून को सूर्य की किरणें कौन सी रेखा पर गिरती है? कर्क रेखा पर सीधी गिरती है, ठीक है। फिर जून के बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर, जैसे 3 महीने जाने में लग रहे हैं तो 3 महीने किस में लगेंगे? आने में लगेंगे। तो जून के बाद में जुलाई, अगस्त और सितंबर, और दिन आ जाता है आपका 23 सितंबर का। कौन सा दिन आ जाता है? 23 सितंबर का। 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर चमका, 21 जून को कर्क रेखा, वापस नीचे आ गया 23 सितंबर को। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने जाने, 3 महीने आने, 6 महीने कौन से गोलार्ध में रहा है? उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, और डेट आ जाती है आपकी 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर को सूर्य कौन सी रेखा पर पहुंच जाता है? 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर पहुंच जाता है। फिर उसके बाद में जनवरी, फरवरी और क्या हो जाता है? मार्च। वही सिस्टम वापस हो जाता है। तो ये आपको तारीखें याद करनी है। 21 जून को सूर्य कौन सी रेखा पर? कर्क रेखा पर। 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर, और 22 दिसंबर को कर्क अपने मकर रेखा पर। अब राजस्थान यहां था, आपको पता है, राजस्थान यही था। राजस्थान यहां था, तो राजस्थान की नीचे वाली स्थिति कितने डिग्री से शुरू हो रही थी? 23 डिग्री 3 मिनट से। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से राजस्थान शुरू होता है, और 30 डिग्री 12 मिनट पर राजस्थान क्या हो जाता है? फिनिश हो जाता है। तो मैं एक चीज कह सकता हूं
कि 23-3 से 30-12 के बीच वाली जितनी भी अक्षांश रेखाएं होगी, अभी आपको मैप से बता देंगे राजस्थान में कि जितनी भी रेखाएं होगी वो सब कहां से गुजर रही है, राजस्थान से गुजर रही है। और राजस्थान से गुजर रही है तो ये भी पूछा जाता है कौन से डिग्री, राजस्थान कौन से जिले से गुजर रही है, कौन सी डिग्री। तो इसके लिए आपको पता है 23-3 से शुरू हो रहा है, 30-12 पे गुजर रहा है, तो बीच की सारी गुजर रही है। अब स्थिति याद है तो आप पता कर सकते हो। अब सूर्य की अगर मैं बात करूं तो सूर्य ऐसे ही चमकता रहता क्या? तो राजस्थान में सूर्य की सबसे सीधी किरणें कौन से जिले में आती है? सबसे सीधी किरणें कौन से जिले में आएगी? बांसवाड़ा में। तो बांसवाड़ा में ही क्यों आएगी? क्योंकि बांसवाड़ा से कौन सी रेखा गुजरती है? करक रेखा गुजरती है, ठीक है। और सबसे तिरछी, जब यहां तक ही बांसवाड़ा तक की सीधी किरणें आती है तो इससे ऊपर सूर्य की किरणें कैसी होती जाती है? तिरछी होती जाती है। तो सबसे सीधी किरणें बांसवाड़ा में है, तो सबसे उत्तरतम जिला कौन सा है? श्रीगंगानगर। और श्रीगंगानगर में राजस्थान में सबसे तिरछी किरणें जाती है। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान में सूर्य की सबसे सीधी किरणें कौन से जिले में है? बांसवाड़ा में। क्या बांसवाड़ा में हमेशा ही गिरती है क्या? नहीं, बांसवाड़ा में सिर्फ कब गिरती है? 21 जून को। और 21 जून को ही क्यों गिरती है? क्योंकि 21 जून को सूर्य कहां जाता है? करक रेखा पर। और करक रेखा कौन से जिले से गुजरती है? बांसवाड़ा से। अब बांसवाड़ा तक ही राज्य सूर्य आता है, यहीं तक आता है करक, तो इससे ऊपर सूर्य की किरणें कैसी हो जाती है? तिरछी। और जो सबसे उत्तर में है वहां पर सूर्य की सबसे तिरछी किरणें जाती है। और सबसे तिरछी किरणें कौन से जिले में जाएगी? श्रीगंगानगर में। तो यहां से एक चीज और हो जाती है कि राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है, और उत्तर से दक्षिण की ओर आने पर राजस्थान में सूर्य की किरणें कैसी होती जाती है? सीधी होती जाती है। या ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि करक रेखा पर सूर्य कब चमकता है? 21 जून को। भूमध्य रेखा पर कब चमकता है? पृथ्वी के बीच में से कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर में उत्तरी अक्षांश, नीचे वाली दक्षिणी अक्षांश। ऊपर 23.5 डिग्री को उत्तरी अक्षांश जो अपने होती है करक रेखा, और नीचे 23.5 को अपन कहते हैं मकर रेखा। पृथ्वी जिस पर टिकी हुई है वो इसका अक्ष कहलाता है, और अक्ष पर जो क्रिया करती है उसे परिभ्रमण या घूर्णन कहते हैं। और जिस पर सूर्य, जिस रास्ते से सूर्य के चक्कर लगाती है उसे कक्ष कहते हैं, और उस क्रिया को परिक्रमण कहते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इस कारण से सूर्य की सीधी सीधी किरणें करक से मकर के बीच में ही गिरती है साल भर। देखा भी होगा आपने, क्या इससे ऊपर जा रहा है सूर्य? नहीं जा रहा है। इससे नीचे भी नहीं जा रहा है। इसका मतलब पृथ्वी पर ध्रुवों पर हमेशा क्या जमी रहती है? बर्फ जमी रहती है। ठीक, आगे की अगर मैं चर्चा करूं तो अक्षांशीय स्थिति नॉर्मल आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी कि अक्षांशीय स्थिति के अंतर्गत राजस्थान की क्या है? 23-3 से 30-12 है। सूर्य की किरणें कैसी क्या गुजरती है? अब देखो भाई, ये राजस्थान का मैप है। राजस्थान के मैप में देखो 23.5 डिग्री रेखा आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में से गुजर रही है, दिखा होगा आपने। और यहां जो शुरू हो गया था वो पार्ट कितने डिग्री से शुरू हुआ है? 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू हुआ है यहां पर, और 30 डिग्री 12 पर राजस्थान खत्म हो जाता है, ये आपको पता है। तो 23-3 से 30-12 के बीच में सारी रेखाएं राजस्थान से गुजर रही है, और 23.5 डिग्री वाली रेखा डूंगरपुर के सीमा बनाती है, और बांसवाड़ा के कहां से गुजरती है? बीच में से। ठीक है, तो 23-3 से शुरू होता, 23.5 ये आएगी, जिसे आप करक रेखा कहते हो। तो करक रेखा राजस्थान के कौन से जिले से गुजरती है? कोई दिक्कत नहीं है। क्या सूर्य की सीधी किरणें बांसवाड़ा में हमेशा गिरती है क्या? नहीं गिरती है, सिर्फ 21 जून को गिरती है, क्योंकि 21 जून को सूर्य कौन सी रेखा पर आ जाता है? करक रेखा पर आ जाता है, ये है। और सबसे उत्तर में जो जिला रहेगा वहां सबसे तिरछी किरणें जाएगी, और सबसे तिरछी किरणें कौन से जिले में जाएगी? श्रीगंगानगर में। तो दक्षिण से उत्तर की ओर सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है, और उत्तर से दक्षिण की ओर सूर्य की किरणें क्या होती जाती है? सीधी। तो आपको जैसे क्रम से मतलब क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, 4 जिले दे दे, ऐसे सीधी और तिरछी वाला क्वेश्चन नहीं पूछे, और डायरेक्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे 4 जिले दे दे, कोई से भी, जैसे अभी आपको मैंने याद भी करवाया था, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही था, इनमें से कोई भी जिले में उठा के बोल दूं कि चारों जिलों का सूर्य की सीधी से तिरछी किरणों में क्रम जमाइए, तो आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? दक्षिण से। जो दक्षिण में है वो पहले, जैसे बांसवाड़ा ऑप्शन में नहीं दूं, सिरोही दे दूं, जालोर दे दूं, बाड़मेर दे दूं, जैसलमेर दे दूं, तो सबसे पहले आप कहां जाओगे? सिरोही पे। फिर किस पे आओगे? जालोर पे। फिर किस पे आओगे? बाड़मेर पे। फिर किस पे आओगे? जैसलमेर में। तो इस प्रकार से दक्षिण से उत्तर की ओर तिरछी कर दोगे, और उत्तर से दक्षिण में होगे तो सीधी कर देना। ठीक है, तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति हो गई। राजस्थान की लंबाई अगर बात करें तो ये राजस्थान की लंबाई है 826 किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर नहीं लगाना है, इसमें किलोमीटर ही लगेगा। और राजस्थान की चौड़ाई 869 किलोमीटर है ना। तो चौड़ाई ज्यादा है, लंबाई कम है। राजस्थान का पूर्वतम गांव सिलाना गांव है।
तहसील आपको पता है राजाखेड़ा होती है, ये तो बेसिक चीजें। तहसील कौन सी है? राजाखेड़ा है भाई, है ना। तहसील कौन सी है? राजाखेड़ा। तहसील आपको पता होगा राजाखेड़ा है। जिला तो आपको पता है ही, राजस्थान का पूर्वोत्तम जिला धौलपुर। गांव कौन सा है? सिलाना। तहसील कौन सी है? राजाखेड़ा। ठीक। उत्तरतम जिला कौन सा है? श्री गंगानगर। गांव कौन सा है? कोणा। और तहसील भी कौन सी है? गंगानगरी है। और राजस्थान की उत्तरतम तहसील कौन सी है? गंगानगरी है। तो जिला तहसील गांव, जिला तहसील गांव। कटरा गांव है, तहसील आपको पता है सम है, और जिला आपको पता है जैसलमेर है। राजस्थान का दक्षिणतम जिला बांसवाड़ा है, तहसील आपको पता है कुशलगढ़ है। कौन सी तहसील है? कुशलगढ़ तहसील है भाई। और जिला कौन सा है? बांसवाड़ा है। तो गांव तहसील जिला, गांव तहसील जिला और गांव तहसील जिला। 869 किलोमीटर चौड़ाई है, 826 किलोमीटर क्या है? लंबाई है। अगर मैं बात करूं कि लंबाई चौड़ाई का अंतराल जो आएगा, तो उसके लिए क्या कर दो आप, 869 में से 826 माइनस कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि जो लंबाई चौड़ाई का अंतर है वो आ जाएगा, और वो कितना आ जाएगा? 43 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है। राजस्थान में लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो अपन ने सब पीपीटी में डाल रखा है, ये मैं समझा रहा हूं, ये सब चीजें आपके आगे पीपीटी में आएगी भाई, सारी चीजें आएगी, कुछ भी नहीं छूटेगा ना। आगे अगर चर्चा करूं तो आपको अक्षांशीय स्थिति हो चुकी है, लंबाई चौड़ाई हो चुकी है, जिला तहसील गांव हो चुके हैं। नेक्स्ट अगर चर्चा करें तो मैंने वही की कि राजस्थान की, देखो मैंने कहा था भाई जो मैं बोल रहा हूं वो सब पीपीटी के अंदर लिखा हुआ है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश बोरकुंड गांव बांसवाड़ा से शुरू होती है, और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर राजस्थान खत्म होती है अक्षांश रेखाएं। अब अगर मैं उस 30 डिग्री 12 में से 23 डिग्री 3 को घटा दें, तो माइनस कर दें, तो जो बीच का आएगा वो अंतराल जो आता है, वो अंतराल आपको पता है क्या होगा? राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल 30 डिग्री 12 मिनट में 23 डिग्री 3 मिनट को हटा दो, तो माइनस करके देखोगे तो राजस्थान का क्या आ जाएगा? अक्षांशीय अंतराल जो 60 डिग्री 9 मिनट है। वो कैसे आया? इसके लिए आप एक काम करो, 30 डिग्री 12 मिनट माइनस 23 डिग्री 3 मिनट, यही था 3 मिनट। तो 12 में से 3 गए तो 9 बच गए, और यहाँ पे 60 डिग्री क्या हो गया? 9 मिनट बच गया। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल कितना है। अगर मैं 23-3 से शुरू 30-12 पे खत्म हो रहा है, तो 30-12 में से 23-3 को घटा दें तो बीच का अंतराल पता चल जाएगा, तो 60 डिग्री 9 मिनट का है। लगभग 60 डिग्री अक्षांशीय अंतराल है राजस्थान का। ठीक है, आगे अपन चर्चा करें। जैसे राजस्थान का मैप था, मैंने कहा था कि अपन ये जिले पूछ ले, क्वेश्चन कर लें कि राजस्थान में सूर्य की सीधी से तिरछी किरणों का क्रम जमाइए, तो आप क्या करो, जैसे मैं 4 जिले दे दूं, जैसे इसमें राजसमंद भी है, पाली भी है, जोधपुर है, नागौर है, तो इनमें सबसे पहले राजसमंद पाली, इनमें सबसे पहले किसमें होगी? राजसमंद में सीधी किरणें, फिर किसमें जाएगी? पाली में, फिर किसमें? जोधपुर में। तो दक्षिण से उत्तर की ओर सूर्य किरणें कैसी होती जाती है? तिरछी, और उत्तर से दक्षिण की ओर सीधी होती जाती है। तो जरूरी नहीं है कि आपको सीधी किरणें पूछे, बांसवाड़ा ही पूछे, तिरछी किरणें श्री गंगानगर पूछे। 4 जिले दे दे और फिर सीधी से तिरछी, तिरछी से सीधी जमाने के लिए बोले, तो आपको ये पता होना चाहिए। उस टाइम पे आपकी कोई भी रटन विद्या सब फेल है। सिर्फ अगर आपको मैप की लोकेशन याद है तो ही उस क्वेश्चन को कर सकते हो, और ऐसे क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं भाई, ध्यान रखना। तो दक्षिण में जो जिला है वो पहले, उत्तर में वो बाद में ले लेना। ठीक है, तो इसके लिए ये मैप इसी वजह से है। आगे देखो, करक रेखा की बातें जो मैंने कही थी वो सारी बातें आ रही है। करक रेखा राजस्थान के अधिकांश भाग करक रेखा के उत्तर में, ये बात सही है। आपको पता होगा कि करक रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजर रही है, तो अधिकांश भाग करक रेखा से ऊपर ही रह गया है। सही है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से ऊपर ही अधिकांश भाग, जिसकी करक रेखा की राजस्थान में लंबाई जो है वो 26 किलोमीटर है। इसका ध्यान रखना है, जो राजस्थान के 2 जिलों से गुजर रही थी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से, तो करक रेखा की लंबाई कितने किलोमीटर है? 26 किलोमीटर है। ठीक है, करक रेखा सर्वाधिक नजदीक शहर। अब से ये बताओ, जब बांसवाड़ा से गुजर रही है तो बस बांसवाड़ा ही होगा, तो राजस्थान कौन से जिले से गुजर रही थी? बांसवाड़ा। कब चमक रही थी? 21 जून को, यह भी ध्यान रखना है, बांसवाड़ा यही है। आगे अगर चर्चा करूं मैं, तो करक रेखा से सर्वाधिक दूर, तो एक चीज बताओ, सबसे पास में डूंगरपुर बांसवाड़ा था, तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो तो सबसे दूर कौन सा था? श्री गंगानगर। तो सबसे दूर, सर्वाधिक दूर कौन सा हो जाएगा? श्री गंगानगर हो जाएगा। सीधी किरणें बांसवाड़ा में, तिरछी किरणें श्री गंगानगर में, तो इसी वजह से सबसे दूर हो गया। करक रेखा राजस्थान के कितने जिलों से गुजर रही है? 2 जिलों से, जिसकी अभी चर्चा की थी अपन ने। करक रेखा बांसवाड़ा जिले के मध्य कुशलगढ़ तहसील, जो दक्षिणतम तहसील थी, वहां से गुजरती है, और डूंगरपुर जिले की दक्षिणी सीमा चीखली गांव, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना, चीखली गांव है, डूंगरपुर की सीमा बना रही थी बांसवाड़ा के बीच में से, तो डूंगरपुर जिले से सीमा बना रही है चीखली गांव से,
होकर गुजर रही है। ठीक है, आगे की अगर मैं चर्चा करूं, करक संक्रांति और ग्रीष्म क्रांति जो अपनी होती है 21 जून को, जब सूर्य करक रेखा पर चमक रहा था, उस कंडीशन को करक संक्रांति कहा जाता है भाई। 21 जून को जब सूर्य करक रेखा पर आता है, मैंने कहा था भूमध्य रेखा पर कब आ रहा था, 21 मार्च को। इसके बाद में अप्रैल, मई और जून में कहां पहुंच गया, करक रेखा पर। फिर जून के बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर, वापस कहां गया, भूमध्य रेखा पर। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कहां पहुंच गया, मकर रेखा पर। ये पूरा आपको तारीखें याद होनी चाहिए। उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने, दक्षिणी गोलार्ध में भी 6 महीने, है ना। फिर आगे बात करूं, 21 जून को करक रेखा पर सूर्य कैसा चमकता है, सीधा चमकता है, ये चर्चा कर ली। और सीधा चमकता है, क्यों चमकता है, कारण है ही, सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन कौन से जिले में होगा, बांसवाड़ा में। क्यों होगा, क्योंकि वहां पर सूर्य आता है। सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन सबसे उत्तर में, और सबसे उत्तर में कौन सा होगा, श्रीगंगानगर। इसकी भी अभी चर्चा की थी अपन ने। राजस्थान में सूर्य की किरणों का तिरछापन का आरोही क्रम दक्षिण से उत्तर की ओर। देखो कितनी बढ़िया बात है कि दक्षिण से उत्तर की ओर तिरछापन का क्या बढ़ता जाता है, आरोही। आरोही को कहते हैं बढ़ता हुआ क्रम। तो आरोही, ये ध्यान रखना, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर है ना। तो दक्षिण से उत्तर की ओर आरोही बढ़ता जाएगा, और उत्तर से दक्षिण की ओर भी क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, सीधी होती जाएगी। तिरछापन घटेगा, सीधापन बढ़ेगा। तो ये थोड़ा लैंग्वेज में ध्यान रखना। आरोही क्रम का मतलब बढ़ता हुआ है, मतलब तिरछापन बढ़ रहा है। दक्षिण से उत्तर की ओर तिरछापन बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, कारण पता है। आगे की अगर मैं चर्चा करूं, माही नदी आपको पता है कि करक रेखा को 2 बार काटती है। बांसवाड़ा, अपने जो बांसवाड़ा जिले से वहां से गुजर रही थी, करक रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर किरणों का तिरछापन, वही बात है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहे हो, तिरछापन बढ़ रहा है और तापमान कम होता जाता है। जब सूर्य ही नहीं जा रहा तो टेम्परेचर भी क्या होता जाएगा, कम। और लास्ट में ध्रुवों पर तो क्या जम जाती है, बर्फ ही जम जाती है। यही बात कहना चाह रहे हैं जो अपन ने अभी चर्चा की थी। करक रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा को कहते हैं, ये बात सही है। 23 डिग्री 30 मिनट या 23.5 डिग्री, मैंने कहा था 23.5 डिग्री को ही कह रहे थे क्या इसको, अपन इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही 23 डिग्री 30 मिनट करक रेखा कह रहे हैं, क्योंकि 1 डिग्री में कितने होते हैं, 60, तो आधे को 30 बोल दिया इसने, ना। यह पृथ्वी की उत्तरतम अक्षांश रेखा है जिस पर सूर्य दोपहर के समय लंबवत चमकता है। यहां सूर्य कब चाहता है, 21 जून को सीधा चमकता है, बताया था मैंने, सीधा चमकता है। इसके बाद दक्षिणायन होना प्रारंभ कर देता है। 21 जून के बाद दक्षिण में चलेगा, और दक्षिण में चलते चलते 22 दिसंबर को मकर रेखा पर पहुंच जाएगा, ये बताया था। 21 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में भूमध्य रेखा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मकर रेखा पर पहुंच जाता है। ठीक है, 21 जून को राजस्थान में सबसे लंबा दिन होगा। एक चीज बताओ, जब सूर्य सीधा करक रेखा पर चमक रहा है, तो करक रेखा राजस्थान की लास्ट सीमा है, एक तरह से उत्तरतम सीमा है पृथ्वी की, तो वहां पर सूर्य थोड़ा ज्यादा समय तक सीधा चमक रहा है, तो सबसे लंबा दिन हो गया। सबसे लंबा दिन जो उत्तरी गोलार्ध का, वो 21 जून ही होगा। और राजस्थान का जो उत्तरी गोलार्ध का है, मतलब राजस्थान का भी सबसे बड़ा हो गया। राजस्थान अलग थोड़ी है, क्योंकि राजस्थान विश्व के उत्तरी पूरी गोलार्ध में था, उत्तरी गोलार्ध। और सबसे छोटी क्या होगी, रात। जब बड़ा दिन हो रहा है तो छोटी क्या हो रही है, रात। बड़े दिन का मतलब ये नहीं समझना है कि 24, 25, 26 घंटे का दिन हो जाता है, 25-26, 24 घंटे का ही दिन रहता है। दिन की अवधि बढ़ जाती है और रात की अवधि घट जाएगी। बस उसी 24 घंटे में 14 घंटे दिन कर दो और 10 घंटे रात कर दो, या 16 घंटे आप क्या कर दो, दिन कर दो, और 8 घंटे की रात कर दो, या इससे भी ज्यादा कर लो, 18 घंटे दिन कर लो, या 6 घंटे की रात कर लो। तो कुल मिला के बाद 24 घंटे में मैनेज करनी है आपको। तो दिन बढ़ा का मतलब दिन की अवधि बढ़ गई, रात की अवधि घट गई। ठीक है, आगे बात करूं, अब ये तो हो गई अक्षांश से संबंधित सारी चर्चाएं कि आपको पता चल गया पृथ्वी पर जो भी आडी लाइनें होती है वो कौन सी लाइनें होती है, अक्षांश रेखाएं होती है। बस शर्त यही है, भूमध्य रेखा से ऊपर वाली उत्तरी अक्षांश और भूमध्य रेखा से नीचे वाली दक्षिणी अक्षांश। ऊपर वाली 23.5 को करक रेखा, नीचे वाली को मकर रेखा। अब अक्षांश रेखाओं से ही किसी देश को पूरा नहीं देखा जा सकता है। क्यों नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि अक्षांश रेखाएं सिर्फ उत्तर और दक्षिण दिशा को ही दिखाती है। जैसे मैं कोई देश बोलूं कि 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में, लेकिन 40 वाला पूरा सर्किल है, 60 वाला भी पूरा सर्किल है, तो 40 से 60 के बीच में जैसे कोई देश पड़ा हुआ है, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, देशांतर रेखाओं की अपन को आवश्यकता क्यों पड़ रही है ना। अगर आप इन्हीं चीजों को समझ लेते हो तो सारी चीजें इजी हो जाती है भाई। देखो, तो जैसे यहां 40 डिग्री से शुरू होता है, 60 डिग्री पे अपना राजस्थान खत्म होता है। ऐसे मान लो कोई भी देश है, राजस्थानी कोई देश है, 40 डिग्री से शुरू हुआ, 60 डिग्री पे खत्म हो गया, तो आप इसे क्या बोलोगे, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दोनों के पीछे उत्तरी अक्षांश, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की बात है। तो आपको पता है कि 40 वाला तो पूरा सर्किल है
और 60 डिग्री वाला भी पूरा क्या है, सर्किल है, ये पूरा गोला है। तो ये 40 से 60 यहां बोल रहे हो, अगर मैं यहां होता तो भी आप यही 40 से 60 बोलते, यहां होता तो भी 40 से 60 बोलते। तो इससे ये तो पता चल गया 40 से 60 की, लेकिन ये कहां है, यहां है कि यहां है कि यहां के पीछे, ये पता नहीं चल जाता। तो इसकी पूर्व और पश्चिम दिशाएं पता नहीं चल पाती है, तो पूरी स्थिति पता नहीं चल पा रही, इस वजह से दूसरी रेखाओं की सहायता ली जाती है, जिसे कहते हैं देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाओं की सामान्य जानकारी सुनो, आराम से ध्यान देना। तो अक्षांश रेखाओं की सारी चर्चाएं कर ली, अक्षांश से संबंधित अपन ने सारे क्वेश्चंस देखे। अब मैं बात कर रहा हूं देशांतर रेखाओं की। तो देशांतर रेखाओं की बात करूं तो जैसे वही मैं पृथ्वी की बात करूं, जैसे अपनी पृथ्वी है, ठीक है, इस पृथ्वी पर जो आपको खड़ी लाइनें दिख जाए, खड़ी लाइनें, वो कौन सी रेखाएं होती है, देशांतर रेखाएं होती है। जैसे पृथ्वी के बीचों बीच में से मैंने एक गोला खींचा, ये सपोज करो, ये गोला खींचा, तो इस पृथ्वी के कितने टुकड़े हो गए, 2। आधा कटोरा इधर रह गया और आधा कटोरा ये रह गया। जो ये गोला खींचा है, इस गोले के 2 नाम होते हैं, सामने वाला कहलाता है 0 डिग्री और पीछे वाला कहलाता है 180 डिग्री। यानी मैं कह सकता हूं कि गोला एक ही है और नाम कितने, 2। सामने वाले को क्या कहते हैं, 0 डिग्री, पीछे वाले को क्या कहते हैं, 180 डिग्री। गोला एक ही है, नाम कितने, 2। इधर वाला जो कटोरा रह गया, आधा कटोरा, इसे कौन सी दिशा में रह गया, पूर्वी दिशा में, तो इसे पूर्वी गोलार्ध कहेंगे। और ये जो रह गया इधर वाला, इसे अपन पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे। तो अपन ने पृथ्वी को जैसे भूमध्य रेखा से पृथ्वी को 2 भागों में बांटा था, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, वैसे खड़ी लाइनों से अपन बांट रहे हैं। तो ये सामने बीचों बीच में से गुजर रही है, कौन सी रेखा है, सामने वाली 0 डिग्री है, पीछे वाली कौन सी है, 180 डिग्री है। गोला एक ही है, नाम कितने, 2। तो सामने को 0, पीछे को 180। अब अपन क्या पर पृथ्वी 3D में, तो ये 0 था, सामने 180 थी। गिनती कितने से शुरू करोगे, 1 से, 1 2 3 4, ऐसे करते 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 कौन से गोलार्ध में बातें कर रहे हैं अपन, पूरी गोलार्ध में। कहां तक आ जाएंगे, 180 तक। तो 0 से 180 तक कौन से गोलार्ध की बातें हैं, पूरी गोलार्ध की। और ये जितनी भी लाइनें हैं कौन से गोलार्ध में, पूरी गोलार्ध में। तो आपको पता होना चाहिए 0 से 180 तक पूरी गोलार्ध, और इधर भी यही प्रोसेसिंग 0 से 180 तक पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। तो इधर वाली जो खड़ी लाइनें होगी, अब एक चीज तो दिमाग में सेट कर लो, खड़ी लाइनें क्या कहलाती है, देशांतर। पहली बात, जैसे अपन ने आडी लाइनें पढ़ी थी, क्या कहलाती है, अक्षांश, और खड़ी लाइनें क्या कहलाती है, देशांतर। सामने वाली कौन सी, 0, पीछे वाली कौन सी, 180। अब 0 से 180 तक पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध। तो पूर्वी गोलार्ध की सभी लाइनों को कह दो पूर्वी देशांतर, और पश्चिमी गोलार्ध की सभी लाइनों को कह दो पश्चिमी देशांतर। जैसे अब आपको पता है कि इस पृथ्वी को अपन ऐसे तो देख नहीं सकते। अब मैं यहां पर बोर्ड पे दिखाने के लिए 2D में करना चाहूं, तो 2D के लिए अगर मैं एक काम करूं आपको देखो भाई, जैसे ये पृथ्वी थी, सामने कौन सी थी, 0, पीछे कौन सी, 180, इधर वाली सारी पूरी गोलार्ध, इधर वाली सारी पश्चिमी गोलार्ध। तो अगर मैं इसको यूं 180 को बीच में से काटूं, यूं 180 को बीच में से काटूं और यूं खोल दूं, तो पूरी पृथ्वी दिख जाएगी आपको। देखो यूं, तो इसका मतलब सामने वाली 0 और ये 180, तो ये देखो सामने वाली ये कौन सी रह गई अपनी, 0 डिग्री देशांतर रह गई, 0 डिग्री देशांतर। और इधर जो खुली है ये वाली दोनों साइडों में, ये कौन सी रह गई, 180, और ये भी कौन सी रह गई, 180। तो ध्यान से समझना, खड़ी लाइनें क्या कहलाती है, देशांतर। बिल्कुल बीचों बीच में सीधी लाइन गुजर रही है, वो 0 डिग्री देशांतर है, जिसे आप ग्रीनविच रेखा कहते हो। कौन सी रेखा कहते हो, ग्रीनविच रेखा, ठीक है, ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री को ग्रीनविच कहते हैं। अब 0 से इधर जितनी भी लाइनें होगी, 1 2 3 4, ऐसे करते करते, क्योंकि अपन ने ऐसे खोला है ना इसको, तो जितनी भी लाइनें कौन से गोलार्ध की, पूर्वी गोलार्ध की। तो ये कौन सा गोलार्ध था, पूर्वी गोलार्ध, और इधर वाला अपना कौन सा गोलार्ध है, ये अपना है पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। तो 2 गोलार्धों में अपन ने बांट दिया, एक पूर्वी गोलार्ध और एक अपना कौन सा, पश्चिमी गोलार्ध। तो जितनी भी ये लाइनें हैं ये पूर्वी गोलार्ध की है, और ये कौन से की है, पश्चिमी गोलार्ध की। तो अपन जैसे यहां पर कोई लाइन होती 30 डिग्री, कितनी होती, 30 डिग्री, तो इसे आप बोल देते 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। इधर को जो भी लाइन होगी, जैसे यहां कोई 60 डिग्री होगी, तो इसे 60 डिग्री आपका बोल दोगे पूर्वी देशांतर। तो पूर्वी गोलार्ध की सभी लाइनों को पूर्वी देशांतर कह देते हैं, और पश्चिमी गोलार्ध की सभी लाइनों को क्या कह देते हैं, पश्चिमी देशांतर। यह ध्यान रखना है, जैसे आपने 0 से ऊपर वाली उत्तरी अक्षांश बोली है, नीचे वाली दक्षिणी अक्षांश बोली है, वैसे ही 0 से खड़ी लाइनें पूर्व की तरफ पूर्वी देशांतर है, और पश्चिम की तरफ सारी लाइनें क्या कहलाती है, पश्चिमी देशांतर है। यह ध्यान रखना आपको, पश्चिम की सारी लाइनें क्या कहलाएगी,
पश्चिमी देशांतर कहलाएगी। जैसे यहां 70 को आप क्या बोलोगे, 70 डिग्री पश्चिमी देशांतर। इधर 70 हो जाती तो क्या बोलते हैं, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ये चीज मैं मानता हूं आपको समझ में आई होगी कि खड़ी लाइनें देशांतर कहलाती है। सामने 0, पीछे 180, इसको अपन ने खोला तो 0 से 180 तक पूर्वी गोलार्ध में और 0 से 180 तक पश्चिमी गोलार्ध में। जैसे यहां कोई देश पड़ा हुआ है साहब, तो अगर मैं चर्चा करूं कि ये देश यहां से शुरू हो रहा है, तो ये देश यहां पर 70 वाली लाइन से शुरू होता है और 110 वाली लाइन पे फिनिश होता है, तो आप इसे क्या कहोगे, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर से 110 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य, यही कहोगे 70 डिग्री पूर्वी देशांतर से 110 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगर कोई यहां होता, इधर की साइड कोई देश पड़ा हुआ है, ये यहां पर 50 से शुरू होता और यहां पर 60 पे खत्म होता है, ऐसे मानो 60 पे खत्म होता, तो क्या बोलते, 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो मैं कह सकता हूं 0 से पश्चिमी देशांतर, 0 से पूर्व की तरफ पूर्वी देशांतर। तो इसी स्थिति को अगर मैं राजस्थान पे करना चाहूं, तो राजस्थान की अगर मैं चर्चा करूं, तो आपको पता है राजस्थान विश्व के कौन से गोलार्ध में था, राजस्थान विश्व के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में था। ठीक है, तो देखो भाई, जैसे राजस्थान, ये बीच में से कौन सी रेखा है, 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा है, राजस्थान यहां पड़ा हुआ है। ठीक है, राजस्थान अगर यहां है तो 0 से 1, 2, 3, 4 ऐसे आगे बढ़ेंगे, तो राजस्थान यहां से शुरू होगा और यहां से शुरू जो होगा वो लाइन होती है अपनी 69 डिग्री 30 मिनट वाली। तो राजस्थान कितने डिग्री से शुरू होता है, 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट से शुरू, पूर्वी देशांतर से शुरू हो जाएगा। कितने डिग्री से, पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर क्यों लगा रहे हैं, आपको पता होगा, क्योंकि 69 30 से राजस्थान स्टार्ट होता है, 70 71 72 73 74 ये सब गुजर रही है और लास्ट में जाके यहां खत्म हो रहा है, और इसको कहते हैं 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये ध्यान रखना है, राजस्थान की देशांतरीय स्थिति 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। ये ध्यान रखना है, 69 30 से कहां तक है, 78 17 तक है। तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति जैसे पढ़ी थी आपने, 23 3 से 30 डिग्री 12 मिनट ये बोला था, वैसे ही उत्तरी अक्षांश लगाया था। देशांतर स्थिति में 69 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक राजस्थान स्थित है। तो राजस्थान, मैं मानता हूं आपको देशांतर की सामान्य जानकारी हो चुकी होगी। खड़ी लाइनें देशांतर कहलाती है, 0 से पूर्व वाली पूर्वी देशांतर, 0 से पश्चिम वाली सारी क्या कहलाती है, पश्चिमी देशांतर कहलाती है। राजस्थान की देशांतर स्थिति देख ली आपने। अब राजस्थान में यहां पश्चिम से कौन से जिले से शुरू होता है, जैसलमेर से, और यहां कितने कौन से पे, धौलपुर खत्म होता है, जो अभी मैं मैप से आपको बता दिया जाएगा ना। तो आगे देखो कि राजस्थान की देशांतर स्थिति होने के बाद अब देशांतर की चर्चा करें, जैसे कि राजस्थान यहां कितने डिग्री से शुरू हो रहा था, राजस्थान यहां शुरू हो रहा था 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से राजस्थान शुरू हो रहा है, बात सही है, ठीक है। और 70 71 72 73 74 75 76 77 और यहां कितने में खत्म होता है, 78 डिग्री 17 मिनट। और कौन सा देशांतर लगाओगे, पूर्वी देशांतर। दोनों ही साइडों में पूर्वी देशांतर लगा रहे हैं, उसका कारण आपको पता है, क्योंकि राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में है ना। तो 69 30 से शुरू होता है और कहां खत्म होता है, 78 डिग्री 17 मिनट पे राजस्थान फिनिश होता है। अब ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर कहां से गुजरेगी, जब 69 30 यहां से गुजर रही है तो 70 कहां से गुजरेगी, 70 कहां से गुजरेगी, आपके 70 गुजरेगी। देखो 69 30 से राजस्थान शुरू हो रहा था, 78 17 पे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है भाई 70 डिग्री कहां से गुजरेगी, तो 70 जैसलमेर से ही गुजरेगी, 71 भी जैसलमेर से। तो इस प्रकार से आप आइडिया लगा सकते हो कि लगभग 74 75 कहां से। तो कुछ मेन देशांतर रेखाओं को मैंने बताया अभी, 74 मेन अक्षांशों की भी चर्चा की है अपन ने, और मेन अपन ने देशांतरों की भी चर्चा की है। भाई देशांतर कहां से गुजरेगी, तो ये सारे क्वेश्चन अभी आएंगे कि मैंने जो स्थिति बताई है उनमें से क्वेश्चन ये भी होगा कि 74 डिग्री पूर्वी देशांतर कहां से गुजरेगी। तो कुछ मेन देशांतर है वो आपको पता होना चाहिए। भाई है कितनी, 78 17 69 30 के लगभग 8 देशांतर राजस्थान से गुजर रही है, लगभग 8 9, तो उनका अपन को पता होना चाहिए मेन कौन कौन सी है। जैसे 74 डिग्री कहां से गुजरे, 75 डिग्री कहां से गुजरेगी, पूर्वी देशांतर वाली, ध्यान रखना गुजरेगी पूर्वी देशांतर, क्योंकि राजस्थान पूर्वी देशांतर में स्थित है ना, पूरी गोलार्ध में, इस वजह से। ठीक है, आगे देखो
राजस्थान की देशांतरीय स्थिति 69-30 से 78-17 ये वही चर्चा हो चुकी है। और देशांतरीय अंतराल की अगर मैं चर्चा करूं तो इस 78 डिग्री 17 में से 69-30 घटा दो तो देशांतरीय अंतराल आएगा। जैसे कैसे आएगा, ये कितना था 78 डिग्री 17 मिनट में से कितने घटाने हैं 69 डिग्री 30 मिनट। तो इसमें से अगर मैं 78-17 में से 69-30 को घटा दूं तो बीच में कितने देशांतर आने ये पता चल जाएगा। इसके लिए अपन क्या करें, 7 में से जैसे 0 गया ये 0 गया, ठीक है। अब आपको पता है 1 में से 3 नहीं जाता, इधर से हासिल लेते हैं। और हासिल के लिए अपन क्या करेंगे, ये डिग्री में और ये मिनट में, तो इधर से 1 लेने का मतलब है इधर 60 आना, क्योंकि ये डिग्री और ये मिनट है। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो जैसे इधर से 1 लेंगे हासिल तो इधर 60 आएंगे। 4 कितने हो गए 7, और 7 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 4। ध्यान रखना इधर से हासिल में 10 नहीं आएगा 60 आएगा, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ये मिनट में ये डिग्री में। तो जैसे इधर 60 आता है तो ऐसे मान लो कि इसको पूरे को जोड़ के देख लो कि ये 60 और 17 77 हो जाता है। 77 में से 30 हटा दो, या फिर 6 1 7 और 7 में 3 गए तो 4 47 आ गए ना। अब इधर पहले कितने थे 78, अब कितने रह गए 77, 77 में 69 गए तो कितने बचे 8 डिग्री 47 मिनट। तो ये राजस्थान का क्या है देशांतरीय अंतराल है भाई। तो आगे बात समझ में, राजस्थान की देशांतरीय स्थिति देखी, देशांतरीय अंतराल देखा। अब अपन बात करेंगे, जैसे अपन ने पहले अक्षांश से बनने वाले क्वेश्चंस देखे थे वैसे अब देशांतर से बनने वाले क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो इसके लिए मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, वो ध्यान से सुननी है और समझनी है। जैसे कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता दूं। देखो भाई, आपको पता होगा कि राजस्थान अगर मैं बात करूं तो पृथ्वी जो है वो 2 प्रकार की क्रियाएं कर रही थी, एक अक्ष पर और एक कक्ष पर। तो अपनी पृथ्वी जब ये खुद घूमती है तो किस पर घूमती है, अपने अक्ष पर घूमती है, आपको पता है। तो अक्ष पर घूमती है, तो जैसे ये पृथ्वी दिख रही है आपको, इस पृथ्वी पर अलग अलग, जैसे ये महाद्वीप है अलग अलग देश, ये महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। इसके अगर मैं बात करूं तो उत्तरी अमेरिका दिख रहा होगा, दक्षिण अमेरिका दिख रहा होगा, फिर अफ्रीका दिख रहा होगा। तो आपको पता है जब ये पृथ्वी खुद घूमती है तो इसकी दिशा कैसी होती है। तो जैसे अपने पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूमती है, अक्ष पर जब घूमती है तो इसकी दिशा होती है पश्चिम से पूर्व की ओर। जैसे ये दिशा के इधर है, इधर जो है वो पश्चिम है, इधर पूर्व है, ठीक है। तो पश्चिम से किधर घूमती है, पूर्व की। जैसे यहां आप सन को मान लो, सूर्य को मान लो, तो जैसे मैं इस पृथ्वी को घुमाऊंगा तो इस महाद्वीप का कौन सा हिस्सा सामने आएगा, पहले पूर्व वाला, फिर अगले को आगे लूंगा, पश्चिम से पूर्व में घुमाऊंगा, तो कोई सा भी महाद्वीप देख लो उसका कौन सा हिस्सा पहले आएगा, पूर्व वाला। तो अगर मैं पृथ्वी को पश्चिम से पूर्व में घुमाता हूं तो दुनिया का कोई सा भी देश हो उसका पहले कौन सा हिस्सा सामने आता है, पूर्व वाला आता है, क्योंकि पूर्व और पश्चिम है। कहीं पे भी रख लो सूर्य को, लेकिन घुमाना पश्चिम से पूर्व में है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ध्यान रखना, पश्चिम से किधर घूमती है, पूर्व की ओर। इसी कारण प्रत्येक देश में सूर्य उदय कौन सी दिशा में होगा, पूर्व में ही होगा, पूर्व में ही होता है। उसका कारण है कि पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व। चाहे आप अपनी ग्लोब ये देख लो, कहीं पे भी देख लेना, कोई किसी भी देश को देख लो, पूर्व और पश्चिम दिशा देख लेना, सूर्य को कहीं भी रख लेना। तो जैसे ही आप इसको घुमाओगे तो सबसे पहले कोई से भी देश का पहले कौन सा हिस्सा सामने आता है, पूर्व हिस्सा ही सामने आता है। तो सबसे पहले प्रत्येक देश में सूर्य उदय पूर्व में होता है। उसका क्या कारण है, पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है। तो आपको पता है जैसे पूरे देशांतर कितने थे 360, 180 इधर और 180 इधर। जब 180 ये और 180 है तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है, 4 मिनट। पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है, 4 मिनट का समय लेती है। ये ध्यान रखना जो चीजें बता रहा हूं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व ऐसे घूमती है। इसी कारण प्रत्येक देश में सूर्योदय पूर्व में होता है और घूमने पर 1 डिग्री घूमने पर कितना समय लेता है, 4 मिनट लेती है। तो पूरा राउंड करने के लिए कितने डिग्री घूमना पड़ेगा, पूरा राउंड करने के लिए इसको 360 डिग्री घूमना पड़ेगा। तो 1 डिग्री में ही 4 मिनट लग रही है, तो 360 डिग्री घूमने में कितने मिनट, तो 360 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से, तो 1440 मिनट लग जाएगी क्या। और 1440 मिनट का मतलब अगर 60 से डिवाइड करें तो इसको घंटे में चेंज करें तो कितने घंटे हो जाते हैं, 24 घंटे हो जाएंगे। कितने घंटे हो जाएंगे, 24 घंटे। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट, तो 360 डिग्री घूमने में कितना, 1440 मिनट। 1440 मिनट का मतलब कितने घंटे, 24 घंटे।
अब सुनो, राजस्थान भी पृथ्वी पर कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, जैसे ये इंडिया के अंदर पड़ा हुआ है, तो राजस्थान जैसे पड़ा हुआ है, तो राजस्थान का भी पहले कौन सा हिस्सा सामने आएगा? धौलपुर आएगा। और सबसे बाद में कौन सा आएगा? जैसलमेर, क्योंकि पूर्व में सूर्योदय होगा। तो राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय किसमें होगा? धौलपुर में, क्योंकि वो राजस्थान के पूर्व में है। और पूर्व में उदय क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व में। तो सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर में होगा और सबसे बाद में सूर्य उदय जैसलमेर में होगा। ये तो कंफर्म है कि पृथ्वी पर राजस्थान कहीं ना कहीं पड़ा हुआ, तो सबसे पहले सूर्य उदय कौन से जिले में होगा? धौलपुर में। सबसे बाद में कौन से जिले में होगा? जैसलमेर में। अब आपको एक शर्त और याद रखनी है कि धौलपुर में अगर सूर्य उदय हो जाता है तो जैसलमेर में कितनी देर बाद में होगा? तो जितने देशांतरों का अंतर आ रहा है उतनी देर बाद में होगा। 1 डिग्री घूमने में कितना समय ले रही थी? 4 मिनट। तो राजस्थान यहां है, तो राजस्थान को पूर्व से पश्चिम में पार करने के लिए, भाई यहां धौलपुर में सूर्य उदय हो गया, तो जैसलमेर को लाने के लिए पृथ्वी को जितने अंतराल है उतना घूमना पड़ेगा। तो लगभग 8 डिग्री 47 मतलब लगभग 9 डिग्री घूमना पड़ेगा। और 9 डिग्री घूमने का मतलब है लगभग 36 मिनट का समय लगेगा। तो राजस्थान में अगर धौलपुर में सूर्य उदय हो गया तो जैसलमेर में कितने मिनट बाद में होगा? 36 मिनट बाद में होगा। तो ये चीज का ध्यान रखना है। राजस्थान की देशांतर स्थिति 69, 30 से 78, 17 दोनों में पूर्वी देशांतर क्यों है पता चल गया। इसके अलावा बात करें कि राजस्थान का देशांतर अंतराल यह है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसी कारण दुनिया का कोई सा भी देश हो, प्रत्येक देश में सूर्य उदय कौन सी दिशा में होगा? सूर्य उदय पूर्व में होगा। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट, तो पूरा चक्कर करने के लिए 360 डिग्री घूमना पड़ता है, जिसमें 1440 मिनट। और 1440 मिनट का मतलब है कितने घंटे? 24 घंटे लग जाते हैं। राजस्थान को पूर्व से पश्चिम में पार करने के लिए पृथ्वी को कितने डिग्री घूमना पड़ता है? 8 डिग्री 47 मिनट घूमना पड़ता है, मतलब लगभग 9 डिग्री, जिसमें लगभग 36 मिनट का समय लग जाता है। तो धौलपुर में सबसे पहले सूर्य उदय होगा, जैसलमेर में सबसे बाद में होगा। और जैसलमेर में कितनी देर बाद में होगा? 36 मिनट बाद में होगा। अब एक चीज और, जब सबसे पहले सूर्य उदय धौलपुर में हो रहा है तो सबसे पहले सूर्यास्त भी कहां हो रहा है? धौलपुर में हो रहा है। अब यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है, जैसे अगर मैं चर्चा करूं कि धौलपुर, जैसे मैं दे दूं सबसे पहले और सबसे बाद वाला पूछूं ही नहीं, 4 जिले दे दूं, जोधपुर दे दूं, नागौर दे दूं, जयपुर दे दूं और ये दौसा दे दूं, कि इन जिलों का सूर्य उदय का क्रम जमाइए, तो सबसे पहले क्या करोगे? दौसा, फिर क्या करोगे? जयपुर, फिर करोगे नागौर, फिर क्या करोगे? जोधपुर। तो पहला और आखिरी तो है ही, लेकिन 4 जिले देके अगर सूर्योदय का क्रम पूछे तो पूर्व से आपको सूर्योदय का क्रम करना है और सूर्यास्त का क्रम भी यही रखना है। सबसे पहले सूर्य उदय भी धौलपुर में होता है, जब उदय पहले होगा तो अस्त भी वहीं पहले होगा, और अस्त जब उदय बाद में होगा तो अस्त भी वहीं बाद में होगा। ठीक है, अब ये सारी चीजें देखो सब है लिखी हुई। आगे अगर मैं चर्चा करूं देखो, राजस्थान की देशांतरी 69, 30, 78, 17 बात हो ही गई थी, देशांतरी अंतराल हो गया 8 डिग्री 47 मिनट। फिर बात करें पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है, जो मैंने कहा वो अभी समझाया था वही चीज है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, घूर्णन अपने अक्ष पर, रोटेशन। इसलिए प्रत्येक देश में सर्वप्रथम सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों ही पहले कहां होंगे? पूर्व दिशा में होते हैं। पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लग रहा था? 4 मिनट, जो मैंने बताया था अभी। और पूरा राउंड करने के लिए कितने डिग्री घूमना पड़ता है? 360 डिग्री घूमने पर या पूरा चक्कर करने पर 1440 मिनट। 1440 मिनट को मैं कितने घंटे कह सकता हूं? 24 घंटे कह सकता हूं। 24 घंटे का समय लगता है। ठीक है, आगे अगर मैं चर्चा करूं राजस्थान को पूर्व से पश्चिम, अब देखो राजस्थान को पूर्व से पश्चिम में पार करने के लिए पृथ्वी को कितने डिग्री घूमना पड़ेगा? 8 डिग्री 47 मिनट, मतलब लगभग 9 डिग्री घूमना पड़ेगा, जिसमें कितना समय? 35 मिनट 8 सेकंड का समय लगता है, या लगभग 36 मिनट का समय लगता है। इसलिए राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों ही कहां होंगे? धौलपुर में होंगे। और सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त कहां होंगे? जैसलमेर में, जो अभी चर्चा कर लिया अपन ने। जैसलमेर जिले का अब अगर मैं बात करूं कि अक्षांश और देशांतर आपने पढ़ा, तो आपको यह आइडिया लग गया कि अक्षांशीय स्थिति जो होती है वो उत्तर और दक्षिण को दिखाती है, और देशांतरीय स्थिति अपनी किसको दिखाती है? पूर्व और पश्चिम दिशा को दिखाती है। तो जैसे जैसलमेर जिले का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार सर्वाधिक है, यानी जैसलमेर की लंबाई भी ज्यादा है, चौड़ाई भी ज्यादा है। तो अक्षांश चौड़ाई ज्यादा है तो देशांतरीय ज्यादा है, लंबाई ज्यादा है तो अक्षांशीय। तो राजस्थान का ऐसा जिला जो सबसे ज्यादा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार रखता है वो कौन सा जिला है? जैसलमेर। न्यूनतम अक्षांशीय यानी सबसे कम लंबाई कौन से जिले की है? उत्तर से दक्षिण में। न्यूनतम अक्षांशीय विस्तार कौन से जिले का है? धौलपुर का है भाई। सबसे
लंबाई किसकी थी? जैसलमेर की। और सबसे कम लंबाई किसकी है? धौलपुर की। तो ये क्वेश्चन हो गया। सर्वाधिक अक्षांशीय विस्तार कौन से जिले का? जैसलमेर का। न्यूनतम किसका? धौलपुर का। क्योंकि धौलपुर का अगर आपने आकार देखा होगा तो लंबाई में ज्यादा है, मतलब ऐसे लंबाई ऐसे चौड़ाई में ज्यादा हो गया, ऐसे लंबाई उत्तर से दक्षिण वाली लंबाई कम है, और जिसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई कम है वही न्यूनतम अक्षांशीय विस्तार है। न्यूनतम देशांतरीय, अब चौड़ाई के हिसाब से देखो तो सर्वाधिक तो जैसलमेर है दोनों में ही, लेकिन न्यूनतम देशांतरीय विस्तार कौन से जिले का है? प्रतापगढ़ का है। प्रतापगढ़ छोटा है ना, तो ये थोड़ा तथ्य है, ध्यान रखना है। अभी आगे अगर चर्चा करें, कुछ मैंने कहा था कि मेन देश अक्षांश और देशांतरों से चर्चा करेंगे अपन। 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जब 23-3 से शुरू होता है, 24 कहां से गुजरेगी? डूंगरपुर और बांसवाड़ा से 24 डिग्री वाली गुजर गई। 25 डिग्री उससे ऊपर आ जाएगी, तो नक्शे के अकॉर्डिंग कोटा, बारा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और सिरोही। हल्का फुल्का आइडिया लगना चाहिए। जैसे आप अगर कोटा, बारा के अलावा मैं जैसे बीकानेर की चर्चा करो, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ की चर्चा करो, वो तो साफ गलत हो जाता है। तो लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा दक्षिण से 24 डिग्री 23 से स्टार्ट हो रहा है, तो 24-25 उसके इर्द गिर्द मिल जाएगी। ठीक है। 26 की बात करें तो सवाई माधोपुर, खास तौर से ध्यान रखना है। 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहां से गुजरी है? सवाई माधोपुर मेन। 27 डिग्री जैसलमेर, जयपुर, दौसा से गुजरी है। कुछ मेन है जो मैंने कहा था भाई लेंगे अपन। 28 डिग्री बीकानेर, झुंझुनू, अब ऊपर जा रहे हो तो बढ़ती जाएगी, 30 पे 12 पे खत्म हो जाएगी, है ना। और 71 डिग्री पूर्वी दिशा, जब 69 30 से शुरू होता है, 70 और 71 दोनों ही कहां से गुजरी है? जैसलमेर से गुजरी है। 73 वाली जोधपुर, सिरोही, उससे आगे बढ़ जाओ, जैसलमेर के आगे जाओगे तो नक्शे में जोधपुर आ जाएगा और ये सिरोही है। इसके बात करें 73 के आगे 74 आ जाएगी। 74 आपके डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, जिससे ही जब आगे बढ़ते जाओगे पश्चिम से पूर्व की ओर, तो ये स्थिति होती जाएगी 74 डिग्री वाला। अभी एक एग्जाम में आपको पूछा भी गया था, 75 वाला पूछा था, चूरू, सीकर, प्रतापगढ़, ये 74 या पीछे, ये 74 वाला पूछा था भाई 74 डिग्री कौन से जिले से गुजरती है। तो उनमें आपको जरूरी है कि जिले याद हो, लेकिन आपको ये आइडिया लग जाएगी इसके आसपास की बात हो रही है, तो उससे पकड़ में आ जाता है। 75 डिग्री, 76 डिग्री, और थोड़ा आगे चल जाओ, जयपुर टोंक में 76 डिग्री है। 77 78 पे आप पहुंचते ही धौलपुर में पहुंच जाओगे। ठीक है। 77 करौली में पहुंच गई, 78 कहां पहुंच गई? धौलपुर, क्योंकि धौलपुर के बाद में कौन सा था? करौली था भाई। फिर आगे जैसे यही राजस्थान में मैं बात करूं कि यहां से कितने से शुरू होता है? 69 30 से, तो 70 यहां से गुजरी है, 71 यहां से गुजरी है, अभी चर्चा भी की 74 यहां से, 77 करौली से, 78 धौलपुर से, ये खड़ी लाइनें जो देशांतर थी। आडी लाइनों की बात करी थी, 24 डिग्री यहां से गुजर रही थी, 25 डिग्री यहां से, 26 यहां से, 27 28 यहां पहुंच जाएगी, और 30 12 पे खत्म हो जाएगा ना। ठीक। अब अपन बात करें कि राजस्थान की अपन ने अक्षांशीय स्थिति देखी, देशांतरीय स्थिति देखी, राजस्थान का विश्व में कहां पड़ा हुआ है, भारत में क्या कंडीशन है, ये सारी देखने के बाद राजस्थान शब्द की सारी चर्चाएं कर ली। अब अपन बात करें कि राजस्थान की जो चारों तरफ की बाउंड्री है, जो चारों तरफ की बाउंड्री है, उसे राजस्थान की स्थलीय सीमा कहा जाता है। और स्थलीय सीमा की लंबाई आपको पता होगा 5920 किलोमीटर है। 5920 किलोमीटर जो राजस्थान की चारों तरफ की बाउंड्री है, उसे स्थलीय सीमा कहते हैं। 5920 किलोमीटर लगाना है, वर्ग किलोमीटर नहीं लगाना है, ध्यान रखना है। वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में लगता है, और इस चारों तरफ की लंबाई के लिए सिर्फ किलोमीटर आएगा, इसे स्थलीय सीमा कहते हो, या राजस्थान का परिमाप भी कह सकते हो। जैसे क्वेश्चन आ जाएगी राजस्थान के चारों तरफ अपन को तारबंदी करनी है साहब, तो तारबंदी करनी है तो आपको राजस्थान की चारों तरफ की पूरी लंबाई पता होनी चाहिए, और वो कितनी आएगी? 5920 किलोमीटर आएगी, ये पूरी स्थलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा को राजस्थान का परिमाप भी कह सकते हो। और इस स्थलीय सीमा पर आपको पता है एक तो देश है जिसका क्या नाम है? पाकिस्तान, जो आप सब जानते हो, फेवरेट देश अपना पाकिस्तान है। और उत्तर की 5 राज्य हैं, जिनमें एक पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, एमपी है और गुजरात है। तो राजस्थान की स्थलीय सीमा पर एक देश और 5 राज्य हैं। जो देश के साथ सीमा लगती है उसे अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं, और जो राज्यों के साथ सीमा लगती है उसे अपन अंतरराज्यीय सीमा कहते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय तो कौन से देश के साथ? पाकिस्तान के साथ। और अंतरराज्यीय कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के साथ। ये ध्यान रखना। कुल कितनी थी? 5920, जो अभी सब आ जाएगी ना। 5920 में से 1070 आपको पता है किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ है। 1070 किलोमीटर लगता है। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 है। जब पूरी 5920 है, पूरी कितनी थी? 5920 किलोमीटर स्थलीय सीमा है, जिसमें से 1070 किलोमीटर की तो आपकी क्या रह गई? इंटरनेशनल बाउंड्री रह गई।
और बाकी जो बच गई 4850, अगर आप लोग 1000 इसमें 5920 में से 1070 घटा दो तो बाकी बच गई, और बाकी बच गई जो कितने रह गई 4850 किलोमीटर। तो ये तो है अंतर्राज्यीय सीमा और ये है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, तो 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन से देश के साथ है? पाकिस्तान के साथ। और ये 4850 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा कौन कौन से राज्यों के साथ लगती है पता है? सबसे ज्यादा एमपी के साथ लगती है, 1600 किलोमीटर लगती है। ठीक है, इसके अलावा दूसरे नंबर पे लगती है अपने हरियाणा से जो 1262 किलोमीटर है। तीसरे नंबर पे गुजरात से लगती है 1022 किलोमीटर है। चौथे नंबर पे यूपी है जो 877 किलोमीटर है। और पांचवें नंबर पे पंजाब है जो 89 किलोमीटर है ना, जो कितनी है 89 किलोमीटर है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से राज्यों की कितनी कितनी लग रही है, ये सभी अभी चर्चा कर लेंगे। अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई 4850 है। अगर मैं इन पांचों राज्यों की लंबाई जोड़ दूं, जैसे किस किस को जोड़ दूं, 1022 को, 1600 को, 877 को, 89 को, सबको जोड़ दी जाए तो ये टोटल कितनी हो जाएगी? 4850 हो जाएगी। तो इनका अवरोही क्रम पूछा जा सकता है। जैसे 5 राज्यों का अवरोही क्रम बताइए। सबसे ज्यादा एमपी लगता है, दूसरे नंबर पे हरियाणा लगता है, तीसरे पे गुजरात लगता है, चौथे पे अपना यूपी लगेगा और पांचवे पे अपना कौन सा लगेगा? पंजाब। तो ये आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर और एक डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग एमपी के बाद, यानी डिसेंडिंग और अवरोही क्रम घटता हुआ क्रम, और आरोही क्रम एक होता है बढ़ता हुआ। आरोही क्रम में पंजाब ले लो, फिर पंजाब के बाद में यूपी ले लो, फिर गुजरात ले लो, फिर हरियाणा ले लो और एक एमपी ले लो, बढ़ता हुआ क्रम। तो ये ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्थलीय सीमा 5920, अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 है और अंतर्राज्यीय 4850 है। इसकी सारी चर्चाएं अपन आगे कर रहे हैं, कुछ भी चीज छूटेगी नहीं है, अपनी मोटी चर्चा हुई है। आगे अगर चर्चा करें तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5920 जो भी मैंने बताई थी। ध्यान रहे राजस्थान में जलीय सीमा लगती नहीं है। जब अपन ने कहा कि पूरी सीमा पर स्थल है, 5 राज्य हैं और एक देश है। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा 4850 है, पूरी 5920 है, तो अंतर्राज्यीय 4850 है। जब 4850 घटा दें अंतर्राष्ट्रीय कितनी रह गई? 1070 रह गई। तो 1070 किलोमीटर क्या लगती है? अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री लगती है, जो कौन से देश के साथ? पाकिस्तान के साथ लगती है। सारी चर्चाएं हैं अपनी, सब लिखा हुआ है ना। आगे देखें, यहाँ पर चर्चा करें। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा का कितना प्रतिशत है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये कहना चाह रहा है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा जितनी भी थी 5920 किलोमीटर है, उसमें से 1070 आके आई थी आपकी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री। तो कुल स्थलीय सीमा का 1070 कितना परसेंट है? तो अगर आप 1070 को ऊपर रख लो और 5920 को नीचे रख लो और मल्टीप्लाई 100 से कर लो, तो ये कुल का अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री कितने परसेंट हो जाएगी? 18.07% है। कुल स्थलीय सीमा में इंटरनेशनल बाउंड्री का कितना परसेंट योगदान है? 18.07% योगदान है। कुल स्थलीय सीमा यानी 5920 को 100% मान लो तो 1070 कितना परसेंट लेके बैठा है? ये आपका 18.07% लेके बैठा है। ठीक है, रेड क्लिप रेखा, ये आपको पता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा जो लगती है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, और इस पाकिस्तान वाली सीमा को रेड क्लिप रेखा कहा जाता है। और रेड क्लिप रेखा की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि रेड क्लिप रेखा जो पाकिस्तान के साथ लगती है, क्या राजस्थान के साथ ही लगती है क्या? नहीं, राजस्थान के साथ नहीं, राजस्थान के नीचे गुजरात से लगती है, राजस्थान के ऊपर पंजाब से लग रही है, और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लग रही है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। तो जिसकी मैं अभी चर्चा करता हूं, देखो ये दिख रहा होगा आपको, ये अपना पाकिस्तान लग रहा है, और पाकिस्तान के साथ जो ये बाउंड्री लग रही है भारत की, उसे रेड क्लिप रेखा कहते हैं। रेड क्लिप रेखा पर लद्दाख भी है, जम्मू कश्मीर है, 2 तो केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2 तो क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश। और 3 राज्य हैं, पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात है। तो मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान से कितने लग रहे हैं? पाकिस्तान से 5 लग रहे हैं, 5 राज्य लग रहे हैं, जिनको अपन ये भी कहते हैं 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो सीधा अपन यही बात करेंगे, इनको क्या कह दो? 3 तो राज्य बोल दो, 3 तो क्या बोल दो? राज्य, और 2 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। अब दोनों का पता होना चाहिए, केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं अपने? केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और 3 राज्य पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है। तो ये पूरी लंबाई जो है वो रेड क्लिप है, और रेड क्लिप की कुल लंबाई 3310 या 3323 किलोमीटर है। ठीक
ठीक है, 3310 या 3323 है। ध्यान रखना, रेड क्लिप रेखा की कुल लंबाई 1070 नहीं है, रेड क्लिप रेखा की कुल लंबाई 3323 या 3310 है, लेकिन राजस्थान में कितनी है, 1070 किलोमीटर है। राजस्थान में कितनी है, 1070 किलोमीटर है। तो 3323 में से 1070 किलोमीटर क्या है, राजस्थान में आती है। तो राजस्थान में रेड क्लिप रेखा की लंबाई कितनी हो गई, 3323, वो राजस्थान में 1070 हो गई, और पूरी कितनी हो गई, 3310 या 3323। तो उसी की मैं चर्चा कर रहा हूं। जैसे अपन ने बात की कि कुल स्थलीय सीमा का 5920 में से इंटरनेशनल बाउंड्री का योगदान कितना हो गया, 18.7। रेड क्लिप रेखा जो भारत पाकिस्तान के लाग लग रही है, उसको पूरी की लंबाई जो थी, पूरी की लंबाई मैंने बताई थी, पूरी कितनी है, 3323 या 3310 किलोमीटर है ना। तो 3323 में से राजस्थान कितना लेके बैठा है, रेड क्लिप में से उस 3323 5 राज्यों के साथ लग रही थी, उसमें राजस्थान कितना % योगदान रखता है, किलोमीटर में तो 1070 है, लेकिन वो 1070 3323 का कितना है, 32.19% है। ये भी ध्यान रखना है। कुल स्थलीय सीमा का 18.07 है, कुल रेड क्लिप का कितना है, 32.19% है। ठीक है, आगे अगर चर्चा करें अपन, तो भारत व पाकिस्तान के बीच स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा अगस्त 1947। देखो रेड क्लिप क्या चीज है, भारत पाकिस्तान के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को रेड क्लिप कहते हैं, ये आपको सबको पता है। जो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं भारत के, अगस्त 1947 में इसका निर्धारण किया गया था सर रेड क्लिप के द्वारा, ये आपको सबको पता है। इसका निर्धारण किया गया था सर रेड क्लिप के द्वारा, श्री रेड क्लिप के द्वारा इसका निर्धारण किया गया। आगे बात करें, रेड क्लिप रेखा की कुल लंबाई जो 3310 है या 3323 किलोमीटर है, सही है बात। जो भारत के कितने राज्यों से, 3 राज्यों से, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिसका एक एक का पूरा दे रखा है कि जम्मू कश्मीर में 1216 किलोमीटर है, राजस्थान में 1070 किलोमीटर है, पंजाब में 554, जम्मू कश्मीर लद्दाख दोनों का 1216 है ना, और गुजरात में 510 किलोमीटर है। और तो ये क्रम भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा तो किसके साथ है, सबके सबसे ज्यादा तो अपने दोनों जम्मू कश्मीर लद्दाख, ये इसकी बात चल रही है, और 1070 अपने राजस्थान है, फिर अपने गुजरात है या पंजाब है। तो गुजरात कम है, पंजाब ज्यादा है, 514 और 510 है ना, थोड़ा माइनर अंतर है भाई, ध्यान रखना। तो कुल स्थलीय सीमा का 18.07% था, और कुल रेड क्लिप का राजस्थान में कितना % योगदान है, 32.19% योगदान है। ठीक है, यह अभी चर्चा करी ली अपनी। अब रेड की अंतरराष्ट्रीय सीमा की पूरी बातें कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारी चर्चाएं कर रहे हैं। जैसे अपन ने अक्षांश देशांतर अक्षांश पढ़ा, अक्षांश से बनने वाले सारे क्वेश्चन पढ़े, फिर देशांतर स्थिति के बारे में जाना और देशांतर से बनने वाले सारे क्वेश्चन पढ़े। अब अपन इंटरनेशनल बाउंड्री की चर्चा कर रहे हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारी चर्चा कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद में अपन अंतरराज्यीय सीमा की बात करेंगे, अंतरराज्यीय सीमा से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनकी सारी चर्चाएं करेंगे ना। सबसे पहले फिर मैंने कहा है कि राजस्थान का मैप आप सभी लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि बिना राजस्थान के मैप के आप मतलब पॉसिबल नहीं है कि चीजें सही तरीके से याद रह पाएगी, तो थोड़ी दिक्कत आती है। देखो भाई, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है, जो राजस्थान में कहां से शुरू होती है ये आपको मैं थोड़ी सी आगे चर्चा कर ही लेता हूं कि राजस्थान में जो था अपना कि राजस्थान में रेड क्लिप रेखा है, अभी मैंने मैप में बताई भी थी कि राजस्थान में श्री गंगानगर से शुरू होता है, और श्री गंगानगर से कहां से शुरू होता है, हिंदूमल कोट जो श्री गंगानगर में शुरू होता है। श्री गंगानगर के नीचे बीकानेर था, फिर जैसलमेर था, फिर बाड़मेर था। श्री गंगानगर में बीकानेर से शुरू होता है, बाड़मेर में बाकासर गांव या सागड़ तक विस्तृत है, 1070 किलोमीटर है। इस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले हैं, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, तो एक एक की अपन चर्चा भी करेंगे कितने किलोमीटर है। तो आपको पता होगा पूरे 1070 किलोमीटर को 4 भागों में डिवाइड करेंगे। जैसलमेर में कितना है, 464 किलोमीटर जैसलमेर में, 228 बाड़मेर में, 210 श्री गंगानगर में और 168 किलोमीटर बीकानेर में। तो ये सारी चर्चाएं आ रही है अभी ना। केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो बनाने वाले 2 ही जिले हैं, बीकानेर और जैसलमेर। तो आपको पता होगा श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। श्री गंगानगर और बाड़मेर जो ऊपर वाला है वो श्री गंगानगर पाकिस्तान और पंजाब दोनों से लग रहा है, तो केवल में नहीं आता है ना। बाड़मेर गुजरात और पाकिस्तान दोनों से लग रहा है, वो भी केवल में नहीं आता है। जैसे मैं इसको चर्चा कर ही लूं, जैसे अपन ने ये देखा, देखो भाई ये देखा अपन ने कि ये पाकिस्तान के साथ ये 4 जिले लग रहे हैं अपने, श्री गंगानगर, फिर बीकानेर, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। जैसलमेर कितना लगता है, जैसलमेर 464 किलोमीटर लगता है। जैसलमेर कितने किलोमीटर,
264 किलोमीटर लगता है, बाड़मेर 228 किलोमीटर लगता है, श्री गंगानगर 210 किलोमीटर लगता है और बीकानेर 168 किलोमीटर लगता है। ये ध्यान रखना है। इस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जो 4 जिले हैं, जैसलमेर 464 है, बाड़मेर 228 है, अवरोही क्रम में सबसे ज्यादा जैसलमेर, फिर बाड़मेर, फिर श्री गंगानगर, फिर बीकानेर। जो ये चारों जिले दे रखे हैं, इनका आरोही अवरोही क्रम याद होना चाहिए, पहली शर्त तो ये है। फिर ये कहना चाह रहा है कि मैं ये कह दूं, यहां पे अंतरराष्ट्रीय सीमा की सारी चर्चाएं मैं कर लेता हूं। जैसे श्री गंगानगर पंजाब और पाकिस्तान दोनों से लग रहा है, तो केवल में नहीं आएगा। अंतरराष्ट्रीय तो है लेकिन केवल अंतरराष्ट्रीय नहीं है। बाड़मेर आपको पता है पाकिस्तान से भी लग रहा है, गुजरात से ही लग रहा है, तो मतलब अंतरराष्ट्रीय लेकिन केवल नहीं है। तो केवल में कितने रह गए? 2, बीकानेर और जैसलमेर। तो कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तो 4 है, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, लेकिन केवल पर कितने? 2, जैसलमेर और एक बीकानेर। ठीक है। अब अगर मैं चर्चा करूं कि ऐसे जिले जो अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों बनाते हैं, तो श्री गंगानगर और बाड़मेर अंतरराष्ट्रीय भी बनाता है, अंतर्राज्यीय भी बनाता है। अंतरराष्ट्रीय बाड़मेर अंतरराष्ट्रीय बनाता है, अंतर्राज्यीय बनाता है। तो यहां से कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने? 4। जैसलमेर अवरोही क्रम में जैसलमेर, बाड़मेर, श्री गंगानगर और बीकानेर। आरोही क्रम में उल्टा कर लो, अंतरराष्ट्रीय अंतर्राज्यीय में श्री गंगानगर और बाड़मेर आ जाएगा, केवल अंतरराष्ट्रीय में जैसलमेर और बीकानेर आ जाएगा। ठीक है। तो इनका पूरा ध्यान रखना है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले हैं और पाकिस्तान के 9 जिले हैं। पाकिस्तान के 9 जिले बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, गोटकी, सुकूर, खेरपुर, संगर, उमरकोट और थार पार्क। ऊपर के जो 3 हैं वो तो किसके हैं? पंजाब प्रांत के हैं। और नीचे के 3, जो नीचे के 6 हैं वो सिंध प्रांत के हैं। तो ध्यान रखना, पाकिस्तान के 2 लगते हैं, एक तो पंजाब प्रांत लगता है और एक सिंध प्रांत लगता है। तो पंजाब के कितने? 3 और सिंध के कितने? 6। यानी जैसे अपने 4 जिले लगते हैं पाकिस्तान से, वैसे पाकिस्तान के अपन से 9 लगते हैं। 9 लगते हैं कितने प्रांतों के? 2 प्रांतों के, पंजाब के 3 और सिंध के 6। तो अब यहां पे एक दिक्कत और हो जाती है कि पंजाब सिंध है तो सही, लेकिन ऊपर कौन सा था, नीचे कौन सा था? तो ये ध्यान रखना, अपने राजस्थान के ऊपर पंजाब है, तो इधर भी ऊपर कौन है? पंजाब है। तो पाकिस्तान का पंजाब अलग है, अपना पंजाब अलग है। तो दोनों पंजाबों का ध्यान रखना। पंजाब के 3 है, बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, ये तो हो गए पंजाब की। और सिंध के गोटकी, सुकूर, खेरपुर, संगर, उमरकोट और एक कौन सा है? थार पारगढ़। ये 6 किसके हैं? सिंध के। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। तो 3 और ये 6, 9 जिले पाकिस्तान से लग रहे हैं, पाकिस्तान के अपन से लग रहे हैं। अपने कितने लग रहे हैं? 4 लग रहे हैं। कुल अंतरराष्ट्रीय पर कितने? 4 हैं। केवल पर कितने? 2 हैं। अंतरराष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्यीय कितने? 2 हैं, श्री गंगानगर और एक बाड़मेर। एक का किलोमीटर ध्यान रखना है। जैसलमेर 464, बाड़मेर 228, बीकानेर 210 और श्री गंगानगर 210 और बीकानेर 168। फिर अगर मैं चर्चा करूं, यहां से एक चीज और बन जाती है, जैसे कि इस अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से अगर मैं बात करूं, सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय किसका होगा? सबसे दूर, तो सबसे दूर कौन सा होगा? धौलपुर होगा। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय किसका है? धौलपुर का है। सबसे पास में किसका है? श्री गंगानगर का है। ठीक है। अब सबसे दूर जिला मुख्यालय धौलपुर का है, सबसे पास में किसका है? श्री गंगानगर का है। अब मैं बात करूं कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित चारों जिलों में सबसे दूर किसका है? तो चारों जिलों में सबसे दूर किसका है? बीकानेर का है। इन चारों के हिसाब से पूछूं भाई, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित जिलों में दूर कौन सा है? बीकानेर है। और वैसे पास में कौन सा है? श्री गंगानगर है। तो यह भी ध्यान रखना, जिला मुख्यालय का ऑल ओवर दूर है धौलपुर और पास में श्री गंगानगर। सीमा पर स्थित दूर है बीकानेर और पास में श्री गंगानगर। ठीक है। तो पास में दोनों के आंसर क्या आएंगे? श्री गंगानगर। दूर में एक धौलपुर आ जाता है, सीमा पर स्थित जिलों में कौन सा आ जाता है? बीकानेर आ जाता है। ये ठीक है। इसके आगे अगर मैं चर्चा करूं, ये सारी चर्चाएं हो ही चुकी थी अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, केवल पर ये हो ही गए। फिर आगे देखो, अंतरराज्यीय सीमा के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा। जस्ट अभी मैंने बताया कि अंतरराज्यीय भी बना रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय बना रहे हैं। तो श्री गंगानगर बना रहा है, क्यों बना रहा है? क्योंकि पंजाब और पाकिस्तान, बाड़मेर गुजरात और पाकिस्तान। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय, अभी जस्ट मैंने बताया था, अंतरराष्ट्रीय सबसे निकट कौन सा है? श्री गंगानगर है। और सीमावर्ती जिलों में सबसे दूर कौन सा है? बीकानेर है। सीमावर्ती जिलों में बताया था, सीमावर्ती जिलों में दूर है बीकानेर, ऑल ओवर दूर है धौलपुर, और पास में दोनों आंसर श्री गंगानगर आ जाएंगे।
पाकिस्तान सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर जो स्पर्श करने हैं उनमें सबसे दूर कौन सा है? धौलपुर है भाई, है ना। ओल ओवर दूर कौन सा था? धौलपुर था। और पास में सीमा पर स्थित जिलों में स्पर्श नहीं करने वालों में, ध्यान रखना, स्पर्श नहीं करने वालों में दूर कौन सा है? धौलपुर। ये तो सादा इजी लैंग्वेज में आपको बोल दिया, ये ऐसा नहीं होगा, ऐसे सीधा क्वेश्चन बोला जाएगा। सीमावर्ती जिलों में स्थित जिलों में दूर कौन सा है? बीकानेर। और वैसे दूर कौन सा है? धौलपुर। और पास में श्रीगंगानगर है ना। और सबसे पाकिस्तान सर्वाधिक निकट कौन सा है? श्रीगंगानगर है ना। पाकिस्तान से लगने वाले सीमावर्ती जिले 4 हैं और 12 तहसीलें हैं, यह भी ध्यान रखना है। अपने 4 जिले हैं और तहसीलें कितनी है? 12 तहसीलें हैं। श्रीगंगानगर है 210 किलोमीटर, चर्चा की थी। और श्रीगंगानगर की कितनी तहसीलें हैं? 5 तहसीलें हैं भाई। श्रीगंगानगर की कितनी तहसीलें हैं? 5 तहसीलें, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। श्रीगंगानगर की कितनी तहसीलें हैं? 5 तहसीलें हैं भाई। तो श्रीगंगानगर की कितनी तहसीलें? 5 तहसीलें श्रीगंगानगर की है। 4 जिले लगते हैं पाकिस्तान से, ये तो सबको पता है, लेकिन तहसीलें कितनी लगती है? 12। श्रीगंगानगर की 5 लगती है। गंगानगर है, कर्णपुर है, रायसिंह नगर है, अनूपगढ़ है, गढ़साना है, ये थोड़ा सा देखना है भैया ना। और बीकानेर की अगर मैं चर्चा करूं तो 168 किलोमीटर था, सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा यही जिला बनाता है। और इसकी 2 तहसीलें हैं, एक खाजूवाला और एक बज्जू। तो 5 और 2 7 तहसीलें, तो ये हो गई। इसके आगे की चर्चा करूं तो जैसलमेर 464 किलोमीटर लग रहा है और इसकी कितनी तहसीलें हैं? 2 ही तहसीलें हैं। तो 2 5 2 7 और 2 की 9 हो गई। और बाकी बाड़मेर 228 किलोमीटर है और इसकी कितनी तहसीलें हैं? 3। तो 9 और 3 कितनी हो गई? 12। तो 5 और 2 7 और 2 9 और 3 12 तहसीलें लगती है। 4 जिले लगते हैं, ध्यान रखना। अवरोही क्रम और आरोही क्रम में पूरा ध्यान रखना। 464 228 210 168 अंतरराष्ट्रीय अंतरराज्यीय दोनों बनाने वाले कौन से हैं? कुल अंतरराष्ट्रीय पर कितने हैं? केवल अंतरराष्ट्रीय पर कितने हैं? यह भी ध्यान रखना है। आगे अगर चर्चा करूं अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की सीमा की लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम, वही जैसलमेर 464 आ जाएगा, बाड़मेर 228 आ जाएगा, ये 464 पे, ये 228 पे आ जाएगा, ये 210 पे आ जाएगा, ये 168 पे आ जाएगा। ठीक है। अब संभाग के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपको जिले याद है तो इसका मतलब संभाग भी याद है भाई, ये ध्यान रखना। ये मैं पहले कह दूं, अगर आपको जिले याद हैं तो संभाग भी याद है। वो थोड़ा सा मैं संभागों की डिटेल आपको दे देता हूं। देखो, ये आपको राजस्थान का मैप दिख रहा होगा, जिसमें आपको कुछ नहीं, जो पहले याद था, जो पहले याद है उसी में इंक्लूड करना है नए ज्ञान को। जैसे ऊपर के श्रीगंगानगर बीकानेर 2 इधर से ले लो, हनुमानगढ़ चूरू 2 ये ले लो, तो 2 और 2 कितने हो जाते हैं? 4। और 4 जिलों से अपना कौन सा संभाग तैयार हो गया? बीकानेर संभाग। तो बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं, श्रीगंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू, 2 और 2 4, यानी ऊपर के चारों जिले बीकानेर संभाग है। नक्शा याद है, वो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला पूरा स्थिति बीकानेर संभाग की। अब बीकानेर संभाग में क्वेश्चन करूं मैं, जैसे अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कौन सा संभाग है? बीकानेर संभाग, श्रीगंगानगर बीकानेर दोनों जिले आगे। अब ये भी कह सकता हूं क्या बीकानेर संभाग तो है ही, ये है। अब नीचे वाली बात करूं कि ये नीचे से क्रम से आ जाओ, बीकानेर संभाग होने के बाद जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही 4 तो कंटिन्यू हो गए, एक जोधपुर और पाली, तो 4 और ये 2 कितने हो गए? 6। और संभाग कौन सा तैयार हो गया? जोधपुर संभाग, ये लिखा हुआ है। तो जोधपुर संभाग में कितने? 6, चारों कंटिन्यू। तरीका ध्यान रखना है। देखो, वैसे तो संभाग आप अपने हिसाब से करते हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है तरीके से पढ़ने से ज्यादा याद हो जाती है। कई बार ऐसा होता है 10-12 घंटे की मेहनत करने के बाद भी वो फल नहीं होता, जो कई बार अपनी प्लानिंग अगर 2 घंटे की सही होती है। तो वो ही ध्यान रखना है कि नक्शा याद है तो आपको संभाग भी याद है। ऊपर वाले चारों किसके हो गए? बीकानेर संभाग। नीचे आ जाओ, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही 4 तो ये हो गए, बीच के 2 डालो, जोधपुर, पाली। और संभाग कौन सा हो गया? जोधपुर संभाग। कितने हुए? 6। और पहले कितने? 4। 10 जिले तो वैसे ही क्लियर हो गए, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही। नीचे आ जाओ, सिरोही का कंफ्यूजन ध्यान रखना, सिरोही जोधपुर संभाग में आता है, उदयपुर में नहीं आता है, लगेगा उदयपुर में आपको, है ना। तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा 3 तो ये हो गए, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। और इस प्रकार से कौन सा संभाग हो गया है? उदयपुर। और कितने जिले? 6। अब यहां से मैं और क्वेश्चन कर सकता हूं, जैसे जोधपुर संभाग के कितने जिले अंतर्वर्ती हैं? 2, जोधपुर और पाली अंतर्वर्ती हैं, बाकी सब सीमा पर है। जोधपुर संभाग के कौन से जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हैं? जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है। तो कौन कौन से संभाग अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं? बीकानेर बना रहा है, जोधपुर बना रहा है, क्योंकि श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो 2 संभाग लगते हैं।
और 2 संभाग और जिले कितने लग रहे हैं? 4। ठीक है, अगर मैं बात करूं जोधपुर संभाग के अलावा उदयपुर संभाग की, तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। तो एकमात्र जिला जो अंतर्वर्तीय राजसमंद है उदयपुर का। तो 4 और 6 कितने हो गए? 10 और 6 16। कोटा तो इतना सरल है, बहुत सरल है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, बहुत सरल है। एक साइड पड़ा हुआ है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, तो ये कोटा संभाग हो गया। और आज आगे बात करूं, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, 3 याद करवाए थे मैंने, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, भरतपुर जोड़ देना, तो भरतपुर संभाग में भी कितने हो गए? 4। तो 6 4 10 और 6 16 4 20 और 4 24। अब एक जयपुर संभाग है, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, दौसा। सीकर, झुंझुनू 4 बॉर्डर पे और एक दौसा अंदर पड़ा हुआ है, तो जयपुर संभाग में कितने हैं? 5। जयपुर संभाग का एकमात्र जिला जो अंतर्वर्ती है दौसा। कोटा संभाग का एकमात्र जिला जो अंतर्वर्ती है बूंदी, जो अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसके अलावा आपको जो जयपुर हो गया। अब अंतर्वर्ती संभाग अजमेर की बात करें तो नागौर है, अजमेर है, टोंक है और एक कौन सा है? भीलवाड़ा है। तो ध्यान रखना, अजमेर, टोंक, अजमेर है, टोंक है, एक और कौन सा? अजमेर, टोंक, नागौर और भीलवाड़ा। एकमात्र जिला अजमेर का संभाग का जो सीमा पर है भीलवाड़ा, और सब अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है। अब इनमें एक और क्वेश्चन, कई टाइप के क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा के तो बढ़ेंगे ही। जैसे मैं कह दूं संलग्न जिले कौन कौन से हैं, तो जैसे मैं 3 संलग्न के वाले क्वेश्चन भी आने लगे। 3 आपको जिले दे दे, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही दे दे, ये 3-4 ऑप्शन में दे दे। एक ऑप्शन ये डाल दे, नागौर, अजमेर, करौली, धौलपुर, एक ऑप्शन ये डाल दे। तो संलग्न कौन से हैं? जो आपस में लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, वो संलग्न है। और इसका एक ही इलाज है मैप, कि संलग्न जिले जो पास पास में संलग्न है और जो दूर है वो क्या है? संलग्न नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं, संलग्न जिले कौन से हैं, संलग्न कौन से नहीं है, वो उसके लिए आपको मैप की कंडीशन है। तो अंतरराष्ट्रीय अंतर्राज्यीय संभाग बढ़िया याद हो गए। बीकानेर संभाग ऊपर पड़ा हुआ है, जोधपुर संभाग, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, और ये जयपुर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, दौसा, और जो अपना कौन सा था ये? अजमेर, टोंक, नागौर, अजमेर और भीलवाड़ा, एकमात्र जिला जो सीमा पर है। अब देखो इसमें ये सारी चर्चाएं होने के बाद अब मैं आगे बढ़ा रहा हूं। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभाग जो अभी जस्ट मैंने बताया, एक तो कौन सा है? जोधपुर संभाग। अब जोधपुर संभाग के जिले पूछ ले तो कौन से जिले बता दोगे जोधपुर संभाग के? जोधपुर संभाग के आप जिले बताओगे, एक तो जैसलमेर और एक बाड़मेर, सीधी बात है। और बीकानेर संभाग के कौन कौन से हैं? 2, श्रीगंगानगर और बीकानेर, 2 इसके थे और 2 इसके, श्रीगंगानगर, बीकानेर। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभागों में सर्वाधिक सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बनाने सबसे लंबी संभाग कौन सा? अब आपको पता है सबसे लंबे कौन सा? जैसलमेर और बाड़मेर। जैसलमेर कितना था? जैसलमेर 464 था और बाड़मेर 228 था। तो दोनों को मिलाकर सबसे ज्यादा जोधपुर संभाग ही बना रहा है क्या? तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कंफ्यूजन करने के लिए। सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग और पहला ही ऑप्शन डाल दे उसमें जैसलमेर, तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे, क्योंकि उसने संभाग पूछा है। तो संभाग कौन सा आएगा? जोधपुर, क्योंकि जोधपुर में जैसलमेर 464 है और बाड़मेर 228 है। ठीक है ना, जैसलमेर। फिर आगे अगर मैं चर्चा करूं, सारे अंतरराष्ट्रीय सीमा से बनने वाले सारे क्वेश्चनों की बढ़िया चर्चा की है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभागों में न्यूनतम सीमा बढ़ाने वाला संभाग कौन सा है? बीकानेर। जब ज्यादा वो बना रहा है तो कम कौन सा बना रहा है? बीकानेर। 210 और 168, 210 और 168, 210 श्रीगंगानगर, बीकानेर 168। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभागों में सर्वाधिक निकट स्थित मुख्यालय कौन सा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे निकट मुख्यालय मतलब श्रीगंगानगर जिले की बात कर रहा है, तो संभाग बोलेंगे तो कौन सा बोल देंगे? बीकानेर बोल देंगे, क्योंकि श्रीगंगानगर बीकानेर संभाग का है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभागों में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग है ना। तो इसी के साथ आगे देखो, ये अपन ने अभी संभागों की चर्चा करी ली। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभागों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बीकानेर। जब बड़ा वो है तो छोटा कौन सा हो गया? बीकानेर हो गया। राजस्थान को स्पर्श करने वाले पाकिस्तान के 9 जिले बताए थे अभी मैंने, बावलनगर, भावलपुर, रहीम यार खान, गोटकी, सुकुर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर। जस्ट अभी अपन ने मैप में चर्चा कर ली, उसी चर्चा को देखो। बावलनगर, भावलपुर, रहीम यार खान कौन से प्रांत के हैं? पंजाब प्रांत के हैं। तो मैंने कहा था पंजाब के 3 है, सिंध के कितने हैं? 6 है। और ये कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि अपने राजस्थान के ऊपर भी पंजाब रखा हुआ है और उधर पाकिस्तान के दोनों राज्यों में भी पंजाब ऊपर है। ठीक है, फिर आगे जो 6 जिले, गोटकी, सुकुर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर, ये किसके हैं? सिंध प्रांत के। तो पाकिस्तान के 2 प्रांत और 9 जिले लगते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का जिला
बहावल नगर। ये बढ़िया है कि आपको जैसे राजस्थान के तो पता है ही है भाई, राजस्थान का कौन सा जिला सबसे ज्यादा लगता है, जैसलमेर लगता है। तो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा कौन सा लगता है, बहावल नगर लगता है। और सबसे कम कौन सा लगता है पाकिस्तान का, वो उमरकोट लगता है ना। ये भी थोड़ा ध्यान रखना, जैसे अपने राजस्थान की याद कर रखे हैं ज्यादा और कम, वैसे पाकिस्तान के भी देख लो। फिर आगे चर्चा करें तो ये वही मैप जिसके अपन ने अभी चर्चा की थी, क्योंकि ये जो 9 जिले हैं इनमें सबसे ज्यादा बहावल नगर लग रहा था, भावलपुर, और सबसे कम उमरकोट लग रहा है। 9 जिले हैं, अपने कितने हैं, 4 हैं। अपने 4 जिले हैं, 12 तहसीलें हैं, 12 तहसीलें है ना। केवल अंतरराष्ट्रीय अलग है, कुल अंतरराष्ट्रीय अलग है, अंतरराष्ट्रीय अंतर्राज्यीय अलग है। ठीक है, धन्यवाद आज सभी साथियों को, ऐसे ही बने रहें और आपके लिए और भी अच्छा प्रयास किया जाएगा। ठीक है, आगे का जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद सब।